हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 4 के अंदर, उन सभी के पास जो सब्जेक्ट हैगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूँ इनकी वन शॉट रिवीजन वीडियो। इसकी जो पांचों यूनिट है उसकी वन शॉट रिवीजन वीडियोस आपको मिलने वाली है चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक कंप्लीट यूनिट को कवर करवाऊंगा। उसके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ में जो भी फॉर्मूलाज वगैरह उस यूनिट में यूज होने हैं वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस वन शॉट रिवीजन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो वो नोट्स पेड नोट्स हैं, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल वगैरह या यूट्यूब चैनल पर भी आपको मेरा नंबर अवेलेबल मिल जाएगा। आप वहां पर मेरे को डीएम करें, वहां से आप नोट परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हमें देखनी है जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको मटेरियल और एम्प्लॉय कॉस्ट दोनों के बारे में पढ़ना है। इसकी वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं। एक ही वीडियो के अंदर आपको दोनों जो आपके कंसेप्ट हैं मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट का, वो एक ही वीडियो के अंदर आपको कवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, मटेरियल कॉस्ट के अंदर आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। सबसे पहले मटेरियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ परचेज, स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ मटेरियल, technique of inventory control, periodic and perpetual system of maintaining inventory record, an overview of method of pricing of material issue, FIFO, LIFO and weighted average price method, valuation of material as per CAS 6 on material cost, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज, वेस्टेज, स्क्रैप, स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव। इतना कंटेंट आपको मटेरियल कॉस्ट वाले कंसेप्ट के अंदर कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट होती क्या है। तो मटेरियल इज एनी सब्सटेंस दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कंपोज्ड ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, दैट इज मटेरियल रेफर्स टू द कमोडिटी सप्लाइड टू अंडरटेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ऑफ रेंडरिंग सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रोडक्ट। मटेरियल क्या होता है, कोई भी फिजिकल सब्सटेंस, कोई भी मतलब फिजिकल चीज जो कि हम किस चीज में यूज करते हैं, जो कि एक पार्ट बनती है, जो फिनिश्ड गुड तैयार होता है उसका जो पार्ट बने वो कहलाता है मटेरियल। तो मटेरियल को हम क्या कह सकते हैं, ऐसी कोई भी कमोडिटी जो हम सप्लाई करते हैं किस पर्पस के लिए, कि वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में कंज्यूम होगी, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में यूज की जाएगी, या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी उसके अंदर उसका यूज करा जाएगा, तो वो सारी चीज आपकी मटेरियल कहलाती है। The term material inventory cover not only raw material but also component, WIP and finished good and scrap also। मटेरियल के अंदर यहाँ जो हमें देखना है वो उसका मतलब मटेरियल का इन्वेंट्री से भी है, और इसके अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं, इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट होते हैं, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे फिनिश्ड गुड हो या स्क्रैप है, वो सारी चीजें आपके मटेरियल का पार्ट बनती हैं। मटेरियल कॉस्ट इज अ सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। मटेरियल जो कॉस्ट होती है वो टोटल कॉस्ट का एक बहुत अच्छा पार्ट क्रिएट करती है, मतलब काफी ज्यादा पार्ट, जो टोटल कॉस्ट का एक पोर्शन जो होता है, बड़ा पोर्शन, वो मटेरियल कॉस्ट का ही होता है। इट कंस्टिट्यूट 40 to 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट। ये 40% से लेकर 80% तक होती है। द परसेंटेज में डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ये जो परसेंटेज है ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करती है, ठीक है। मटेरियल कंट्रोल से क्या मतलब है, तो द फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग दैट सफिशिएंट गुड्स आर रिटेन्ड इन स्टॉक टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट विदाउट कैरिंग अननेसेसरीली लार्ज स्टॉक। मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, ये एक तरीके का मैनेजमेंट होता है, जिसके अंदर क्या देखा जाता है कि हमें जितने गुड्स की, मतलब जितने स्टॉक की, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, फिनिश्ड गुड हो या WIP हो, जितने की जरूरत है हमारे पास सिर्फ उतना ही होना चाहिए, अननेसेसरीली स्टॉक नहीं होना चाहिए, और ना ही ये होना चाहिए कि हमारे पास कमी पड़ जाए। एक जो ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए वो इनका मेंटेन करके रखना चाहिए, वो चीज कहलाती है आपकी मटेरियल को कंट्रोल करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल आर फॉलोज। जो ये मटेरियल कंट्रोल है ये हम क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नंबर 1 है टू मेक कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल सो दैट देयर मे बी अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्शन में नॉट हेल्ड अप वांट ऑफ मटेरियल। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो मटेरियल है वो टाइमली अवेलेबल बना रहे, कभी भी अनइंटरप्शन ना हो। किस वजह से, कि मटेरियल खत्म हो गया, जब मटेरियल की जरूरत हो तब प्रोडक्शन के एरिया पर मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। ये कौन चेक करता है, ये मटेरियल कंट्रोल के थ्रू चेक करा जाता है। नेक्स्ट है टू परचेज रिक्विजिट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू अवॉइड लेकिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ सरप्लस एंड ऑब्सोलेट स्टॉक।
ये किस चीज में और हेल्प करता है? इसका मटेरियल कंट्रोल करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें पता लगता रहे कि हमें कितना मटेरियल कब परचेज करना है, जिससे वर्किंग कैपिटल लॉक ना हो और ना ही कभी हमारे पास मटेरियल का ज्यादा सरप्लस हो। थर्ड है टू मेक परचेज कॉम्पिटिटिवली एंड वाइजली एट द मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइसेस सो दैट देयर मे बी रिडक्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। और हमें ये भी बता रहे हैं कि हमें कब परचेज करनी है, तो हम परचेज उसके अकॉर्डिंग करें कि जब प्राइसेस इकोनॉमिकल प्राइसेस हो, मतलब कम से कम प्राइसेस में जब हमें मिले परचेज, तब हम परचेज कर सकें, जिससे क्या हो, मटेरियल की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट है टू परचेज प्रॉपर क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू हैव मिनिमम पॉसिबल वेस्टेज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर क्वालिटी का मटेरियल हम परचेज कर पाएं, जिससे जो पॉसिबल वेस्टेज है उसको कम किया जा सके। फिर टू सर्व एज एन इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन मटेरियल नॉलेज फॉर प्राइस, सोर्स ऑफ सप्लाई, लीड टाइम, क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन। और किस चीज में ये हेल्प करे? इंफॉर्मेशन सेंटर, कोई की प्राइस के बारे में नॉलेज मिल सके कि क्या प्राइस है मटेरियल का, सोर्स ऑफ सप्लाई कहाँ से सप्लाई हो रही है, लीड टाइम कितना लगता है मटेरियल का आने में, क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हमें किसकी मदद से पता लगती हैं? मटेरियल कंट्रोल की मदद से ही पता लगती हैं ये सारी चीजें। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब आता है आपके सम डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जब आप किसी भी कंपनी के अंदर कोई मटेरियल परचेज करते हैं या मटेरियल मंगवाया जाता है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? सबसे पहले होता है परचेज रिक्विजिशन। ये क्या होता है? परचेज रिक्विजिशन इज अ रिक्वेस्ट मेड टू परचेज डिपार्टमेंट टू प्रोक्योर मटेरियल फॉर गिवन डिस्क्रिप्शन एंड ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। परचेज रिक्विजिशन एक रिक्वेस्ट होती है जो कि परचेज डिपार्टमेंट से की जाती है कि कंपनी के अंदर ये मटेरियल खत्म हो गया है, इस क्वालिटी का, इस डिस्क्रिप्शन का मटेरियल को एक्वायर करा जाए। द परचेज रिक्विजिशन इज प्रिपेयर्ड इन 3 कॉपीज। जो ये परचेज रिक्विजिशन होता है ये 3 कॉपी में बनाया जाता है। ओरिजिनल विल बी सेंड टू परचेज डिपार्टमेंट। जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो परचेज डिपार्टमेंट के पास भेजी जाती है। डुप्लीकेट कॉपी विल बी रिटेन्ड बाय द इंटेंडेड डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट ने ये रिक्वेस्ट बनाई है वो डुप्लीकेट कॉपी रखता है अपने पास। और ट्रिप्लीकेट विल बी सेंड टू अप्रूवर फॉर द अप्रूविंग द परचेज रिक्विजिशन। और जो ट्रिप्लीकेट होती है वो किसके पास? जो अप्रूवल ले रहा होता है डिपार्टमेंट का परचेज रिक्विजिशन का, उसके पास होती है अप्रूवल लेने के लिए। तो ये 3 इसकी कॉपीज बनाई जाती हैं। नेक्स्ट होता है जो डॉक्यूमेंट, वो होता है परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर इज अ रिक्वेस्ट मेड इन राइटिंग टू सिलेक्टेड सप्लायर टू डिलीवर गुड्स ऑफ रिक्विजिट क्वालिटी क्वांटिटी एट प्राइस टर्म एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन। परचेज ऑर्डर क्या होता है? ये एक ऑर्डर होता है जिसके अंदर रिक्वेस्ट करी जाती है किससे? सप्लायर से, कि तुमको ये मटेरियल इस क्वांटिटी का, इस क्वालिटी का, इस प्राइस पर और इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ डिलीवर करना है। तो वो कहलाता है आपका परचेज ऑर्डर। It is a commitment on part of purchaser to accept the delivery of goods contained in purchase order if the term included therein are fulfilled। ये कमिटमेंट हो जाती है, फिर जो परचेज ऑर्डर दे रहा है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो टर्म्स अगर परचेज ऑर्डर के अंदर मेंशन करी गई हैं वो सारी चीजें फुलफिल कर रहा है जो सप्लायर है, तो फिर उन्हें इस परचेज ऑर्डर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो इस परचेज ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है गुड रिसीव्ड कम इंस्पेक्शन नोट। तो द स्टोर डिपार्टमेंट विल रिसीव द मटेरियल आफ्टर द गेट एंट्री। It will compare the quantities received with PO quantity. It will is valuable document that it form the basis of accounting entry in the store's ledger and store record। Good received कम inspection note क्या होता है? ये वो नोट होता है जो कि कौन, जो आपका स्टोर डिपार्टमेंट होता है उसके पास आता है जब मटेरियल आता है सप्लायर से और गेट्स के अंदर एंटर हो जाता है एंटिटी के। उसके बाद ये जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है उसके पास ये नोट आता है जिसके अंदर क्या होता है, उसे करना होता क्या होता है कि कंपेयर करना होता है कि जिस क्वालिटी का और जो क्वांटिटी का मटेरियल हमने मंगवाया था क्या वो आया है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें इसी के थ्रू चेक करी जाती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है आपका बिन कार्ड। तो बिन कार्ड इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ रिसीट इशू एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ आइटम ऑफ स्टोर्स। बिन कार्ड क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल इशू करा और कितना उसमें बैलेंस बचा है स्टोर में, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। सेपरेट बिन कार्ड आर मेंटेन्ड फॉर ईच आइटम एंड आर प्लेस्ड इन सेल्फ और बिन्स। ये अलग अलग सभी के लिए बनाए जाते हैं। वो तो स्टोर्स लेजर होता है जिसमें सभी की एक में ही एंट्री करी जाती है। ये जो बिन कार्ड होते हैं ये सभी चीजों के लिए, सभी आइटम के लिए अलग अलग बिन कार्ड बनाए जाते हैं। और कहाँ रखे जाते हैं? ये उन्हीं के सेल्फ जो होते हैं, मतलब जहाँ वो मटेरियल रखा जाता है उन्हीं के साथ में उनके बिन कार्ड भी रखे जाते हैं। दिस कार्ड इज डेबिटेड विद क्वांटिटी ऑफ स्टोर रिसीव्ड, क्रेडिटेड विद क्वांटिटी ऑफ स्टोर इशूड। जब इसमें मटेरियल आता है तो इन बिन कार्ड को डेबिट करा जाता है, जब मटेरियल जाता है तो इन्हें क्रेडिट करा जाता है। एंड द बैलेंस ऑफ क्वांटिटी इज टेकन आफ्टर एवरी रिसीट और इशू। और हर मटेरियल आने के बाद और जाने के बाद इसका बैलेंस टैली
इसकी बैलेंसिंग भी करी जाती है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका बिन कार्ड। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका स्टोर्स लेजर। तो स्टोर्स लेजर इज मेंटेन्ड बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट टू मेक रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीट इशू एंड मटेरियल विद इन क्वांटिटी वैल्यू। ये जो स्टोर लेजर है ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करता है, जिसके अंदर क्या होता है जितना भी मटेरियल है एंटिटी के अंदर, चाहे कोई भी हो, अलग अलग हो, कैसा भी हो, सभी का एक रिकॉर्ड बना के रखा जाता है, उसकी क्वांटिटी का, उसकी वैल्यू का। वो चीज कहलाती है आपकी स्टोर्स लेजर के अंदर, वो सारी चीजें की जाती हैं। Store's ledger resembles with bin card except the receipt, issue and balances are shown along with their money value। जो स्टोर्स लेजर है उसका किसके साथ, बिन कार्ड के साथ टैली करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोनों में वही चीज मेंशन होती है, कितनी क्वांटिटी का मटेरियल है, कितना इशू हुआ, कितना आया और कितना बैलेंस बचा है, और उनकी वैल्यू भी, ठीक है। तो इनका टैली करना जरूरी है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके किसी भी एंटिटी में यूज होते हैं अगर मटेरियल के रिलेटेड कोई भी इनकमिंग या आउटगोइंग होती है एंटिटी में। अब कुछ लेवल्स के बारे में समझना है। मैक्सिमम लेवल क्या होता है, तो द मैक्सिमम लेवल इंडिकेट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल दैट कैन हेल्ड इन स्टॉक एट अ टाइम। मैक्सिमम लेवल वो लेवल होता है जो हाईएस्ट लेवल होता है, जितनी अमाउंट तक का एक हाई लेवल तक का स्टॉक हम मेंटेन करके रख सकते हैं अपने स्टोर के अंदर। द स्टॉक इन हैंड इज रेगुलेटेड इन सच मैनर दैट नॉर्मली डज नॉट एक्सीड दिस लेवल। और इससे ज्यादा अगर कभी होता है स्टॉक तो फिर वो हमारी वेस्टेज होती है, उससे हमारी मनी ब्लॉक होती है और ये सारी चीजें फिर उससे होती हैं। तो ये मैक्सिमम लेवल कहलाता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो करेंगे तब उसमें सारे फॉर्मूले मैं यूज करवाऊंगा आपको, तो आप इन्हें एक जगह पर कहीं भी लिखते जाइएगा, ठीक है। दूसरा आएगा मिनिमम लेवल। तो द मिनिमम लेवल इंडिकेट द लोवेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैलेंस ऑफ आइटम ऑफ मटेरियल व्हिच मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम सो दैट देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द मटेरियल बीइंग नॉट अवेलेबल। मिनिमम लेवल क्या होता है, एक वो मिनिमम स्टेज, मतलब वो मिनिमम अमाउंट की हमें कितना स्टोर स्टॉक मेंटेन करके रखना है कि हमारे पास कमी ना पड़े, वो कहलाता है आपका मिनिमम लेवल। अगर कभी भी इस मिनिमम लेवल से स्टॉक कम होता है तो फिर उससे क्या चांसेस होते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो आउट ऑफ स्टॉक, मतलब जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इतना स्टॉक हमेशा मेंटेन करके रखना ही होता है कंपनी को, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मिनिमम लेवल का रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। थर्ड लेवल आता है आपका रीऑर्डर लेवल। इन सभी में रीऑर्डर लेवल यूज हुआ है। तो ये क्या होता है, व्हेन द स्टॉक इन हैंड रीच द ऑर्डरिंग और रीऑर्डरिंग लेवल द स्टॉक कीपर हैज टू इनिशिएट द एक्शन फॉर रिप्लेनिश द मटेरियल। दिस लेवल इज फिक्स्ड somewhere between the maximum and minimum level in which such manner that the difference of quantity of material between reordering level and minimum level will be sufficient to meet the requirement of production up to the time the fresh material is received। सिंपल मैं बताता हूँ रीऑर्डर लेवल क्या होता है, वो लेवल जब हमें अपना एक ऑर्डर प्लेस करना होता है मटेरियल को परचेज करने का। क्योंकि क्या होता है देखिए, जब हमारा मटेरियल हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एकदम से हमें इमीडिएटली मटेरियल नहीं मिल जाता, फिर वो सप्लायर है वो भी टाइम लेता है मटेरियल को डिलीवर करने में, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है हमारे पास तक मटेरियल आने में। तो एक लेवल हमें देखना होता है कि जब हमारा मटेरियल का लेवल इस तक पहुंच जाए तो हमें एकदम से ऑर्डर प्लेस कर देना होता है, ताकि आगे चल के जो टाइम लगेगा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में उससे हमारे प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो वो लेवल कहलाता है आपका रीऑर्डर लेवल, कि आपको कब दोबारा से ऑर्डर करना है। रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम लेवल प्लस में नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये आपका ये पहला फॉर्मूला होता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड क्या होता है, लीड टाइम, जितना टाइम मटेरियल को आने में लग रहा है उसे कहा जाता है रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम, ठीक है। नेक्स्ट लेवल होता है हमारा डेंजर लेवल। क्या होता है, तो इट इज द लेवल एट विच नॉर्मल इशू ऑफ रॉ मटेरियल आर स्टॉप्ड एंड ओनली इमरजेंसी इशू आर ओनली मेड। दिस इज लेवल फिक्स्ड यूजुअली बिलो द मिनिमम लेवल। व्हेन द स्टॉक रीचेस दिस लेवल वेरी अर्जेंट एक्शन फॉर परचेज इंडिकेटेड। डेंजर लेवल क्या होता है, ये मिनिमम लेवल से भी नीचे एक लेवल होता है। वो लेवल होता है जहां पर अब मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस करना ही करना है। अगर रीऑर्डर लेवल पर कभी मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया तो डेंजर लेवल पर कैसे भी हो जाना चाहिए, वरना 100% चांसेस होते हैं कि जो आपका प्रोडक्शन साइकिल है वो स्टॉप होने वाली है। तो वो कहलाता है आपका डेंजर लेवल। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब देखिए, इसका यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा है, पूरी एक इलस्ट्रेशन प्रोवाइड करी है और उसका सॉल्यूशन भी दिया है। ये मैं यहाँ पर आपको नहीं समझाऊंगा, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वीडियो करवाऊंगा तो उसको साथ में हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है पेरियोडिक एंड परपेचुअल सिस्टम में जो इन्वेंटरी रिकॉर्ड का उसको समझना है। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में बी डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट व्हिच रिफ्लेक्ट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड देयर करंट बैलेंसेस। Thus, it is a system of ascertaining the balance after every receipt and issue of material through stock record to facilitate regular checking and to avoid closing down the firm for stock taking. परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है? ये एक स्टॉक रिकॉर्ड करने का ऐसा सिस्टम है जो कि कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है और इसके अंदर जो फिजिकल मूवमेंट होती है गुड्स की वो मेंटेन करके रखी जाती है। मतलब जब भी कंपनी के अंदर गुड्स आएंगे या कंपनी के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए गुड्स इशू होंगे तो उस हर टाइम उसका रिकॉर्ड करा जाता है और उसका बैलेंस जाना जाता है कि वो ट्रांजैक्शन होने के बाद हमारा बैलेंस क्या बचता है। तो इससे क्या होता है एक रेगुलर चेकिंग बनी रहती है कि हमारे पास हमें एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी पता लग सकता है कि हमारे पास कितना किस चीज का स्टॉक बाकी है। और उसके अलावा अगर हमें कभी स्टॉक जानना हो तो उसके लिए इस कंपनी को बंद करने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमें स्टॉक टेकिंग करनी है तो कंपनी को कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा तब हम कंपनी का स्टॉक जान पाएंगे। तो ऐसा जरूरत नहीं होती है, हमें स्टोर्स लेजर जो रजिस्टर इसके अंदर मेंटेन होता है उससे पता लग जाता है। तो उस चीज को हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। इसके एडवांटेजेस क्या-क्या होते हैं? तो द स्टॉक ओ obviates the need for the physical checking of all time of items of stock and store at the end of the year। हमें लास्ट में एंड ऑफ द ईयर पर डायरेक्टली पता लग जाता है स्टॉक। इट अवॉइड द डिसलोकेशन ऑफ रूटीन एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड डिस्पैच। इसके लिए हमें प्रोडक्शन या डिस्पैचिंग को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है स्टॉक जानने के लिए। आर रिलायबल एंड डिटेल चेक ऑन स्टोरेज मेंटेन्ड। जो स्टोर्स हैं मतलब जो भी स्टॉक हैगा उसके ऊपर एक रिलायबल और डिटेल चेक हमेशा होता रहता है। Error, irregularities, and loss of stock through other method are quickly detached and through necessary action recurrence of such thing in future is minimized। अगर कोई भी एरर होती है कोई इरेगुलरिटी आती है या स्टॉक का लॉस हो रहा होता है तो उसे हम क्विकली जान सकते हैं और उसके लिए एक्शन ले सकते हैं जिससे आगे फ्यूचर में ऐसी चीजें कम हो जाएं। As the work is carried out systematically and without undue haste the figure are readily available। हमें फिगर्स जब काम लगातार होता रहता है कंटिन्यूअसली होता रहता है तो हमें कभी भी वो स्टॉक पता लग जाता है। एक्चुअल स्टॉक कैन बी कंपेयर्ड विद ऑथराइज्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल दस कीपिंग द स्टॉक विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। हम एक्चुअल स्टॉक को मैक्सिमम और मिनिमम लेवल से कभी भी कंपेयर कर सकते हैं जिससे हमें स्टॉक की लिमिट का भी पता लगता रहता है कि हमें कितना स्टॉक करके रखना है। फिर द reorder level of various item of store are readily available thus facilitating the work of procurement of store। reorder level से हम कंपेयर कर सकते हैं वर्क को। For monthly और quarterly financial statement like profit and loss account and balance sheet the stock figure are readily available। जो कंपनीज मंथली और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करती हैं उनके लिए स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहता है। उन्हें हर टाइम के लिए स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं करना पड़ता, उन्हें डायरेक्टली वो फिगर्स मिल जाती हैं। ठीक है। सेकंड टाइप का जो होता है वो होता है पेरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन। तो दिस सिस्टम इन्वेस्टिजाइज फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन एट अ फिक्स डेट पीरियड ड्यूरिंग द ईयर। इसके अंदर क्या करा जाता है जो जाना जाता है स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किया जाता है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर कभी भी एक टाइम पूरे स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। जनरली अंडर दिस सिस्टम द एक्टिविटी टेक प्लेस एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड और डेट ऑफ क्लोज ऑफ सच डेट। ज्यादातर जो ये इसके अंदर किया जाता है वैल्यूएशन वो कब करा जाता है जब हमारा ईयर एंड होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रही होती हैं तब हमें स्टॉक जानने की जरूरत पड़ती है और तब हम इसका वैल्यूएशन करते हैं इस प्रोसीजर के अंदर। टेक्निक क्या क्या है इन्वेंटरी कंट्रोल की? ये वाला बस इतना ही है। पेरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन यहीं पर खत्म हो जाता है, इसका कुछ भी नहीं दिया है करना है आपको। सिर्फ परपेचुअल के बारे में पूछा जाता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब है इन्वेंटरी कंट्रोल की क्या-क्या टेक्निक्स होती हैं, मतलब किन-किन तरीके से आप किसी भी एंटिटी की इन्वेंटरी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो मेथड है वो हैगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फिर एबीसी एनालिसिस है, बीईडी एनालिसिस है, एफएसएन एनालिसिस है, जस्ट इन टाइम और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ये आपको कुछ टेक्निक दी हैं जिसके थ्रू आप इन्वेंटरी को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ईओक्यू जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ बाइंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। कोई भी जो मटेरियल होता है उसकी टोटल कॉस्ट में क्या-क्या चीजें आती हैं? मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट, उसको ऑर्डर करने की कॉस्ट और उसको कैरी करने की कॉस्ट। ये सारी चीजें मिलाकर किसी भी मटेरियल की कॉस्ट बनती हैं रिकॉर्ड्स के लिए। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर व्हिच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक वो क्वांटिटी होती है जिसके लिए जो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है इसके अंदर ये सबसे ज्यादा मिनिमम हो, वो वाली जो क्वांटिटी होती है उसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं।
अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, एक्सपेंसेस ऑफ इनकमिंग मटेरियल। ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या कॉस्ट आती है? जो कॉस्ट हमें ऑर्डर करने में लगती है, अब उसमें चाहे स्टाफ की कॉस्ट हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, चाहे इंस्पेक्शन कॉस्ट हो, वो सारी चीजें हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बनती हैं। कैरिंग कॉस्ट क्या बनती है? द कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्री, इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, इंश्योरेंस एटसेट्रा। कैरिंग कॉस्ट के अंदर जो स्टॉक आया है हमारे पास, उसे कैरी करने के लिए, उसे संभालने के लिए हमें क्या क्या कॉस्ट लगती है, तो उसके अंदर जो उसकी कॉस्ट होती है, इन्वेंट्री की कॉस्ट वो आती है, उसके अलावा स्टोरेज की कॉस्ट हो गई, इंश्योरेंस की कॉस्ट हो गई, वो सारी हमारा कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बनती है। ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 2AO अपॉन सी। अब ए का मतलब है यहाँ पर एनुअल डिमांड और कंजम्पशन की, एक साल के अंदर हमारा कितना कंजम्पशन हो रहा है। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, की एक यूनिट को कैरी करने के लिए एक साल में कितना खर्चा आता है। जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल के आ जाती है। ठीक है। जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। वाई एक्सिस पर हम कॉस्ट, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी प्लेस करते हैं। ये हमारी कैरिंग कॉस्ट है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। वो लेवल जहां पर दोनों ये मिनिमम हो वो कहलाता है हमारा ईओक्यू का लेवल। ठीक है। ये मैंने आपको इसकी इलस्ट्रेशन दे रखी है, इसे भी हम प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसे आपको सामने सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। एबीसी एनालिसिस ये सेकंड टेक्निक है। इसके अंदर क्या होता है? तो द एबीसी एनालिसिस इज एन एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल व्हिच एम एट कंसंट्रेटिंग एफर्ट ऑन दोज आइटम वेयर अटेंशन इज नीडेड मोस्ट। एबीसी एनालिसिस एक मेथड है स्टॉक कंट्रोल का, जिसके अंदर हम जहां पर जरूरत होती है वहां पर अपनी अटेंशन देते हैं। इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट दैट अ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम इन इन्वेंटरी में टिपिकली रिप्रेजेंट द बल्क मनी वैल्यू ऑफ द टोटल मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। कई बार क्या होता है, मटेरियल के अंदर हमारे पास जो कम क्वांटिटी में आइटम होते हैं उनकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, तो हमें उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो चीज हम किसके थ्रू कर पाते हैं? एबीसी एनालिसिस के थ्रू कर पाते हैं, जब हमें पता लगता है कि कौन से अमाउंट मटेरियल की क्या वैल्यू है। While a relatively large item are present a small portion of the money value of store used, resulting in a small number of item to be subjected to greater degree of continuous control। वही बोला है कि कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कम अमाउंट में होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, वहीं कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू कम होती है। तो एबीसी एनालिसिस से हमें ये पता लग पाता है कि हमें किस आइटम को कितनी वैल्यू देनी है। ठीक है। तो अंडर दिस सिस्टम द मटेरियल स्टॉक्ड में बी क्लासिफाइड इनटू नंबर ऑफ कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। तो इसके अंदर हम जो मटेरियल होता है उसे उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में देखते हैं। देयर वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग पीरियड, उनकी वैल्यू क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है रिप्लेनिश करने की, इन सारी चीजों के बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एबीसी एनालिसिस के? तो नंबर 1, क्लोजर एंड स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑफ दोज आइटम विच रिप्रेजेंट अ मेजर पोर्शन ऑफ टोटल स्टॉक इज मेंटेन्ड। ऐसे आइटम जो टोटल स्टॉक का एक मेजर पार्ट हैंगे उनके ऊपर एक अच्छी हमारी क्या ध्यान रहता है, उनके ऊपर अच्छा चेक रहता है। इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कैन बी रेगुलेटेड एंड फंड कैन बी यूटिलाइज्ड इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। फिर जब हमें ये पता होता है कि कौन सा आइटम ज्यादा वैल्यू का है, कौन सा कम वैल्यू का है, तो फिर हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं जिससे फंड की एक अच्छी यूटिलाइजेशन होता है। फिर विद ग्रेट कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट विल बी रियलाइज्ड। अब हमारा इन्वेंट्री के ऊपर अच्छा कंट्रोल होता है तो उससे क्या होती है? सेविंग होती है मटेरियल कॉस्ट में, जिससे हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है। फिर इट हेल्प इन मेंटेनिंग इनफ सेफ्टी स्टॉक फॉर सी कैटेगरी ऑफ आइटम। जो सी कैटेगरी के आइटम होते हैं ए बी सी के अंदर, हमारी सी कैटेगरी के जो आइटम होते हैं उसका हम सिर्फ उतना ही स्टॉक बना के रखते हैं जो एक सेफ्टी स्टॉक के लिए जरूरी हो, बाकी एक्स्ट्रा स्टॉक उसका हम नहीं रखते। साइंटिफिक एंड सिलेक्टिव कंट्रोल हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और इसकी मदद से क्या कर पाते हैं? हम एक अच्छा स्टॉक टर्नओवर रेशियो मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है। तो ये था आपका एबीसी एनालिसिस। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा वीईडी एनालिसिस। तो वीईडी स्टैंड फॉर वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। एनालिसिस इज यूज्ड प्राइमली फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट। द स्पेयर पार्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी: वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल, कीपिंग इन व्यू क्रिटिकली टू प्रोडक्शन। वीईडी एनालिसिस का मतलब क्या है? सबसे पहले वीईडी की जो फुल फॉर्म है वो है वाइटल, इनिशियल एंड डिजायरेबल। वीईडी का मतलब हो गया, ये जो होता है बेसिकली वो किसके कंट्रोल के लिए होता है? जो हमारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसके कंट्रोल के लिए ये वाला एनालिसिस होता है। स्पेयर पार्ट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: वाइटल स्पेयर पार्ट, एसेंशियल स्पेयर पार्ट एंड डिजायरेबल स्पेयर पार्ट। किसके बेसिस पर? उनके प्रोडक्शन के बेसिस पर। वाइटल में क्या आता है? द स्पेयर स्टॉक आउट ऑफ विच इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम विल स्टॉप द प्रोडक्शन फॉर क्वाइट सम टाइम एंड वेयर
द स्टॉक आउट कॉस्ट इज वेरी हाई आर नोन एज वाइटल स्पेयर। वाइटल स्पेयर पार्ट ऐसे स्पेयर पार्ट होते हैं जो कि अगर हमारे पास से स्टॉक आउट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन एकदम से स्टॉप हो जाएगा और उस प्रोडक्शन के स्टॉप होने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। उन स्पेयर पार्ट्स को वाइटल स्पेयर पार्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है इसेंशियल। तो द स्पेयर और मटेरियल absence ऑफ which कैन नॉट बी टॉलरेटेड फॉर मोर देन फ्यू आवर्स अ डे एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लॉस्ट प्रोडक्शन इज हाई एंड which इज essential फॉर प्रोडक्शन टू कंटिन्यू आर नोन एज इसेंशियल आइटम। इसेंशियल आइटम का कौन से? इसेंशियल स्पेयर पार्ट ऐसे स्पेयर पार्ट होते हैं जो कि अगर खत्म हो जाते हैं तो उसको हमें अगर दिन में वो कुछ घंटे के लिए भी कम पड़ जाते हैं तो फिर उससे हमारा प्रोडक्शन अफेक्ट होता है और उससे भी जो प्रोडक्शन अफेक्ट होता है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ऐसे स्पेयर पार्ट्स को इसेंशियल स्पेयर पार्ट्स कहा जाता है। फिर है डिजायरेबल। तो डिजायरेबल आर दोज स्पेयर पार्ट विच आर नीडेड बट देयर एब्सेंस फॉर इवन अ वीक और मोर विल नॉट लीड टू स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। डिजायरेबल स्पेयर पार्ट ऐसे स्पेयर पार्ट होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन के लिए जरूरी तो हैं लेकिन कुछ हफ्तों तक भी अगर वो ना हो अवेलेबल तो काम चल जाता है, उससे हमारा प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये कहलाता है आपका वीईडी एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एफएसएन एनालिसिस। तो एफएसएन एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द मटेरियल बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट फ्रॉम इन्वेंटरी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। एफएसएन एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम मटेरियल को किसके बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं कि उसकी इन्वेंटरी मूवमेंट कैसी है उसके बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। ऑल दी आइटम आर क्लासिफाइड इनटू फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम। इसमें हम किस बेसिस किन किन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? फास्ट मूविंग आइटम, स्लो मूविंग आइटम और नॉन मूविंग आइटम, FSN। ठीक है। बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड एवरेज स्टे इन इन्वेंटरी, किसके बेसिस पर? उनका कंजम्पशन कैसा है और वो इन्वेंटरी में कितना रहते हैं उसके बेसिस पर हम ये क्लासिफाई करते हैं। हायर द स्टे ऑफ आइटम इन इन्वेंटरी द स्लोअर वुड बी द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। जितना ज्यादा आइटम इन्वेंटरी में रहेगा उसकी मूवमेंट उतनी स्लो है। दिस एनालिसिस हेल्प टू स्टोर कीपर परचेज डिपार्टमेंट टू कीप द फास्ट मूविंग आइटम ऑलवेज अवेलेबल। तो ये क्या मदद करता है? जो स्टोर कीपर है उसकी मदद करता है कि उसे ये ध्यान रखना है कि जो फास्ट मूविंग आइटम है वो उसकी इन्वेंटरी में हमेशा रहने चाहिए। एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू डिस्पोज ऑफ नॉन मूविंग आइटम। और वो स्टेप्स ले सके, एक्शन ले सके कि जो नॉन मूविंग आइटम है उन्हें अपनी इन्वेंटरी में से कैसे खत्म करना है। ठीक है। फिफ्थ जो हमारी टेक्निक आती है वो है जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम इज अ प्रोडक्शन स्ट्रेटजी दैट स्ट्राइव टू इंप्रूव अ बिजनेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट व्हाइल रिज्यूमिंग इन प्रोसेस इन्वेंटरी एंड एसोसिएटेड कैरिंग कॉस्ट। जस्ट इन टाइम क्या है? ये एक प्रोडक्शन स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट कम लगे उसके लिए क्या करता है, जो इन्वेंट्री है उसे इन प्रोसेस रखता है, स्टोर नहीं करता है, जिससे क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाती है हमारी। In short, just-in-time inventory system focus on the right material at right time at right place and in exact amount without safety net of inventory। सिंपल वर्ड में अगर बताया जाए तो जस्ट इन टाइम क्या है? सही समय पर जो मटेरियल की जरूरत है वो मटेरियल अवेलेबल होना बिना किसी इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, जो हमारी सेफ्टी स्टॉक होता है वो बनाए बिना कुछ भी इन्वेंट्री को रखना, वो कहलाता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। द एडवांटेज ऑफ जस्ट इन टाइम सिस्टम आर एस फॉलो। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? नंबर वन है इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन सप्लायर रिलेशनशिप। अ कंपनी विदाउट इन्वेंटरी डू नॉट वांट टू सप्लाई सिस्टम प्रॉब्लम दैट क्रिएट अ पार्ट शॉर्टेज। इससे क्या होता है, जो सप्लायर रिलेशनशिप होती है वो इंक्रीज होती है, उस पर एम्फेसिस बढ़ती है, क्योंकि अगर कंपनी को इन्वेंटरी की जरूरत नहीं है तो फिर उसके पास शॉर्टेज वगैरह की कोई कमी नहीं, शॉर्टेज वगैरह वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर a supply come at regular interval throughout the production day. Supply is synchronized with production demand at the optimum amount of inventory is on hand anytime। क्या है, रेगुलर इंटरवल पर सप्लाई रहती है, कभी भी सप्लाई में कमी नहीं होती है क्योंकि हमारे पास जो हमें मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल होता है। रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज वेरी लिटिल इन्वेंटरी इज मेंटेन। इसके अंदर वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं होती है क्योंकि बहुत ज्यादा कम इन्वेंटरी हम रखते हैं। मिनिमाइज स्टोरेज स्पेस कॉस्ट, जो स्टोरेज कॉस्ट होती है वो कम जरूरत पड़ती है। फिर रिड्यूस द चांस ऑफ इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस एंड डैमेज। इन्वेंट्री का ऑब्सोलेट मतलब पुराना होना और डैमेज होने का जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो ये था आपका जस्ट इन टाइम टेक्निक। नेक्स्ट जो लास्ट टेक्निक हैगी वो हैगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर सिग्निफाई अ रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टू एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि एक पीरियड में जितना हमारे पास एवरेज लेवल था इन्वेंट्री का और जो हमने मटेरियल कंज्यूम करा है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप बताता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। द रेशियो इज वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला क्या होता है?
वो आपको नीचे दिया गया होगा। देखिए ये फॉर्मूला होता है इन्वेंटरी टर्नओवर का, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन में वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ये आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। द पर्पज ऑफ अबव रेशियो इज टू असर्टेन द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर आइटम। इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें बताता है कि कोई जो आइटम है वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है, कितनी तेजी से उसका कंजम्पशन हो रहा है, ये चीज पता लगती है हमें। A high ratio indicate the item is moving fast with a minimum investment involved at any point of time। अगर जो ये रेशियो है वो हाई है तो ये बताता है कि जो आइटम हैगा वो बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग आइटम है। ऑन दी अदर हैंड अ लो रेशियो इंडिकेट द स्लो मूविंग आइटम, और अगर ये रेशियो लो है तो वो बताता है कि ये एक स्लो मूविंग आइटम है। द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में इंडिकेट स्लो मूविंग डोरमेंट एंड एब्सोल्यूट स्टॉक हाईलाइटिंग द नीड फॉर अप्रोप्रिएट मैनेजरल एक्शन। तो इससे क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो स्लो मूविंग आइटम के लिए सही से स्टेप ले पाता है उसके मैनेजमेंट के लिए, जैसे कोई भी कंपनी को या उस आइटम को किसी भी टाइप का डैमेजेस फेस ना करना पड़े। ठीक है, हमें देखना है मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल और इशू। जो हम मटेरियल इशू करते हैं उसकी प्राइसिंग किस तरीके से की जाती है, तो इसके 3 मेथड आएंगे आपके सिलेबस में, फीफो, लीफो एंड वैम। तो देखिए पहला है हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर इन विच दे परचेज। इसके अंदर हम प्राइसिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, जिस ऑर्डर में हमने परचेज करी होती है उस ऑर्डर में उसकी प्राइसिंग करी जाती है। इन अदर वर्ड द मटेरियल आर इशूड इन ऑर्डर इन विच दे अराइव इन स्टोर। जिस सीक्वेंस में स्टोर के अंदर मटेरियल आया उसी सीक्वेंस में हम उसे इशू करते हैं। मतलब अगर कोई मटेरियल हमारे पास पहले आया तो उसे हम पहले हमारे अपने स्टोर से निकालेंगे, अगर कभी भी उसे हमें सेल करना होता है या प्रोडक्शन के लिए भेजना होता है। दिस मेथड इज कंसिडर्ड सुटेबल इन टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइस। ये कब सुटेबल होता है, जब मटेरियल के प्राइस गिर रहे होते हैं, बिकॉज द मटेरियल कॉस्ट टू प्रोडक्शन विल बी हाई वाइल द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लो। क्योंकि उस टाइम पर क्या होगा कि प्रोडक्शन में जो कॉस्ट चार्ज करी जाएगी वो हाई होगी, लेकिन जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी उस मटेरियल की वो लो होती है। फीफो के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इट इज सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट। इजीली हम प्रिपेयर कर लेते हैं फीफो मेथड से, जो भी हमें स्टोर लेजर वगैरह क्रिएट करना होता है। इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस द मेथड गिव बेटर क्वालिटी रिजल्ट। अगर प्राइस गिर रहे होते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है इस मेथड से। क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट द मार्केट प्राइस, और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हमारा मार्केट प्राइस रिप्रेजेंट हो रहा होता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो इफ द प्राइस फ्लक्चुएट फ्रिक्वेंटली दिस मेथड में लीड टू क्लरिकल एरर। अगर जो प्राइस होता है मटेरियल का वो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होता है तो फिर उससे क्या होता है, ये हमारा जो मेथड है तो वो ढंग से काम नहीं कर पाता है। इन केस ऑफ राइजिंग प्राइस दिस मेथड इज नॉट एडवाइजेबल। अगर प्राइस बढ़ रहे होते हैं तो ये मेथड एडवाइजेबल नहीं होता है। द मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू सेम जॉब आर लाइकली टू शो डिफरेंट रेट। एक ही मटेरियल को अगर एक जॉब पर कई एक ही ये वाला मटेरियल लगाया जाता है तो उसमें कई सारे अलग अलग रेट देखने को मिल जाते हैं हमें, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। अगर सेकंड मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अंडर दिस मेथड द प्राइस ऑफ लास्ट रिसीव्ड बैच आर यूज्ड फॉर प्राइसिंग द इशू। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है, जो हमें लास्ट में बैच मिला है उसका मतलब जो सबसे लास्ट का बैच है उसका प्राइस हमें मेंशन करना होता है अंटिल इट एग्जॉस्टेड एंड सो ऑन, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है। ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी पीरियड और पीरियड ऑफ राइजिंग, ये कब सुटेबल होता है, जब इन्फ्लेशन का पीरियड हो या मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे हो तब ये वाला मेथड सुटेबल होता है। The use of LIFO would help to ensure the cost of production determined approximately on above basis is approximately the current one। इसमें जो हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं वो कैसे अप्रोक्स प्राइस डिटरमाइन करते हैं चीजों का। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू विल बी आइदर नियरर टू एंड और विल रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट प्राइस। इसके एडवांटेज होता है जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होती है वो क्या होती है, या तो मार्केट प्राइस होती है या मार्केट प्राइस के आसपास का ही कोई प्राइस होती है। इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस प्रॉफिट टेंड टू राइज ड्यू टू लोअर मटेरियल कॉस्ट। जब प्राइस गिर रहे होते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि मटेरियल कॉस्ट लो होती है इसके अंदर। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, द कंपटीशन बिकम कॉम्प्लिकेटेड इफ टू मेनी रिसिट्स आर देयर। कई सारी रिसिट हो जाती हैं इसके अंदर तो जो कैलकुलेशन होती है प्राइस की वो डिफिकल्ट हो जाती है थोड़ी सी। और कंपनी हैविंग जेआईटी सिस्टम विल फेस दिस प्रॉब्लम मोर। और जिन कंपनी का पास जस्ट इन टाइम सिस्टम होता है उन्हें ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, थर्ड मेथड है वो है हमारा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो दिस मेथड रिमूव द लिमिटेशन ऑफ सिंबल एवरेज मेथड इन विच इट आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द क्वांटिटी व्हिच आर यूज्ड एज वेट इन ऑर्डर टू फाइंड द इशू प्राइस। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के अंदर हम प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिटी को इन्वॉल्व करके उनको वेट मानकर किसी भी मटेरियल का प्राइस कैलकुलेट करते हैं। दिस मेथड यूज टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर इशू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अवेलेबल फॉर इशू।
इसका जो प्राइस होता है कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला क्या होता है प्राइस कैलकुलेट करने का? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टॉक अपॉन में टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टॉक। ये फॉर्मूला लगाकर हम इशू प्राइस कैलकुलेट करते हैं मटेरियल का, ठीक है। इससे रिलेटेड देखिए मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन दे रखी है। इस इलस्ट्रेशन को हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको, अभी मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। तीनों मेथड से आपको सॉल्व करके बता रखी है, ये इलस्ट्रेशन तीनों मेथड की एक एक दे रखी है। इसको हम जो हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वाली वीडियो होगी उसके अंदर कवर करेंगे। अब है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। जो हमारे लॉसेस होते हैं मटेरियल के अंदर, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो सबसे पहले वेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है? तो वेस्ट होता क्या है? दिस इज रेजिड्यू सच एज स्मोक, डस्ट, गैस, स्लैग एटसेट्रा विच अराइज इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी डस्ट निकलता है, स्मोक निकलती है, गैसेस निकलती है, स्लैग निकलता है, वो सारा हमारा वेस्ट का पार्ट बनता है। जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है, एंड प्रैक्टिकली नो मेजरेबल सेल और यूटिलिटी वैल्यू, जिसकी ना तो कोई सेल वैल्यू होती है ना ही कोई यूटिलिटी वैल्यू होती है। इन सर्टेन टाइप ऑफ प्रोसेसेस एंड ऑपरेशन सम मटेरियल फिजिकली डिसअपियर ऑन अकाउंट ऑफ श्रिंकेज इवापोरेशन। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हमारे फिजिकली डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब या तो वो श्रिंक हो जाते हैं या इवापोरेट हो जाते हैं, जिससे वो कम हो जाते हैं। विद द रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लेस देन इनपुट, जिसमें क्या हो जाता है, जो इनपुट हम देते हैं उसमें उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, लेकिन क्वांटिटी जो आउटपुट की होती है वो हमारी कम हो जाती है। किस वजह से? या तो वो इवापोरेट हो जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं, तो वो भी हमारे एक तरीके से वेस्ट ही कहलाते हैं। सच वेस्टेज इज टर्म्ड एज इनविजिबल वेस्ट वेयर द रेजिडुअल इंस्टेड ऑफ फेचिंग एनी वैल्यू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर इट डिस्पोज विच इंटेल फर्दर कॉस्ट। तो ऐसे वेस्ट को हम इनविजिबल वेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू तो होती नहीं है, बल्कि हमें इसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए खर्चा और करना पड़ता है। स्पेशल अरेंजमेंट हैव टू बी मेड फॉर डिस्पोजल एंड रिफ्यूज इफ्यूलेंट ऑब्नॉक्सियस गैसेस। तो इनके लिए हमें स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है इन सारी चीजों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। अकाउंटिंग क्या होती है इसकी? एज वेस्ट एज प्रैक्टिकल नो वैल्यू, जैसा कि पता है कि वेस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, इट्स अकाउंटिंग इज रिलेटिवली सिंपल। द इफेक्ट ऑफ वेस्ट इज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इन ऑर्डर टू अराइव एट यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑपरेशन और जॉब। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस एटसेट्रा डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिड्यूस्ड आउटपुट द यूनिट ऑफ गुड प्रोडक्शन ओनली। तो इसको हम कहते हैं, इसकी जो कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली क्या करती है, जो हमारा आउटपुट होता है उसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देती है, उस पर इसे चार्ज करा जाता है। The cost of abnormal waste should however be excluded from total cost and charged to profit and loss account। लेकिन जो वेस्ट एबनॉर्मल वेस्ट होता है, मतलब जो नॉर्मल प्रोडक्शन में नहीं होता है, वेस्ट एबनॉर्मल वेस्ट होता है, उसे हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस पर चार्ज करते हैं। उससे जो आउटपुट होता है उसकी कॉस्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकंड जो होता है हमारा स्क्रैप, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंसिडेंटल मटेरियल रेजिड्यू कमिंग आउट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। स्क्रैप क्या होता है? ये भी एक तरीके का रेजिड्यू ही होता है, मतलब मेन प्रोडक्ट के साथ बनता है और कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखने को मिलता है, बट इट इज यूजुअली इन स्मॉल अमाउंट एंड हैज लो मेजरेबल यूटिलिटी और मार्केट वैल्यू। लेकिन जो स्क्रैप होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में निकलता है और इसकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू जरूर होती है, मतलब सेल वैल्यू जरूर होती है। रिकवरेबल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, अगर हम इसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करते हैं तो भी हम इससे कुछ ना कुछ पैसा निकाल सकते हैं। न्यूमरस एग्जाम्पल ऑफ स्क्रैप में बी गिवन। स्क्रैप में अराइज इन द फॉर्म ऑफ टर्निंग, बोरिंग, स्ट्रीमिंग, फिलिंग, शेविंग एटसेट्रा फ्रॉम मेटल ऑन विच मशीन ऑपरेशन आर अराइव्ड। sawdust and trimming in timber industry, dead head and bottom end in foundries, cutting pieces and split in leather industry। मतलब जो भी कटी फटी चीजें, टुकड़े वगैरह बचते हैं, वो सारी हमारी स्क्रैप का पार्ट बनते हैं। स्क्रैप शुड ऑलवेज बी फिजिकली अवेलेबल अनलाइक वेस्ट विच में और मे नॉट बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ रेजिड्यू। स्क्रैप जो होता है वो हमेशा फिजिकल फॉर्म में हमें अवेलेबल मिलेगा, जबकि जो वेस्ट होता है उसका या तो वो मिल भी सकता है और जरूरी भी नहीं है कि वेस्ट आपको मिले ही रेजिड्यू की फॉर्म में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है स्क्रैप का? पहला ट्रीटमेंट है सेल्स क्रेडिटेड टू रेवेन्यू। तो इन दिस मेथड द स्क्रैप इज नॉट कॉस्ट एंड इट इन्वॉल्व एंड इट्स वैल्यू डज नॉट देयरफॉर अपीयर सेपरेटली इन कॉस्ट अकाउंट। इस मेथड के अंदर जो सेल्स क्रेडिट टू रेवेन्यू मेथड में हम क्या करते हैं, स्क्रैप की कोई कॉस्ट नहीं होती है, इसलिए हम उसे कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड ही नहीं करते हैं। ओनली अ क्वांटिटिव रिकॉर्ड ऑफ स्क्रैप रिटर्न टू स्टोर रूम फ्रॉम द शॉप इज मेंटेन्ड एंड द सेल वैल्यू रियलाइज्ड फ्रॉम टाइम इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी स्क्रैप की सेल वैल्यू आती है उसे हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर देते हैं। सेकंड मेथड है क्रेडिट टू ओवरहेड। तो इन दिस मेथड एंड द फॉलोइंग मेथड द स्क्रैप इज असाइन्ड अ कॉस्ट। द कॉस्ट इज यूजुअली द सेल वैल्यू ऑफ द स्क्रैप लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्क्रैप को एक कॉस्ट की तरह
ट्रीट करते हैं और इसकी जो सेल वैल्यू है उसमें से इसकी जो सेलिंग कॉस्ट आई है उसको निकालकर जो भी बचता है वो हमारा ओवरहेड में क्रेडिट करते हैं। इफ द स्क्रैप हैज नो रेडी मार्केट बट हैज ओनली यूटिलिटी यूज वैल्यू इट इज टेकन क्रेडिट टू मैन्युफैक्चरिंग हेड ओवरहेड, उसे हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्रेडिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा आउटपुट होता है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्रेडिट टू जॉब, तो द स्क्रैप इज असाइंड अ कॉस्ट एंड इज ट्रेस्ड टू द जॉब विच यील्ड द स्क्रैप। दिस अफोर्ड अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू जॉब एंड वाइडली डिफरेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस जॉब से स्क्रैप बना है उसमें क्रेडिट कर देते हैं उसे, जिससे जॉब की कॉस्ट कम हो जाती है। फिर ट्रांसफर टू अदर जॉब, तो स्क्रैप अराइजिंग इन वन जॉब में बी इश्यूड फॉर यूटिलाइजेशन इन अदर जॉब, सच ट्रांसफर ऑफ स्क्रैप फ्रॉम वन जॉब टू अनदर शुड बी अफेक्टेड थ्रू मटेरियल ट्रांसफर नोट। अल्टरनेटिवली स्क्रैप में बी रिटर्न टू स्टोर रूम एंड सब्सिक्वेंटली इशूड टू अनदर जॉब फॉर यूटिलाइजेशन। फोर्थ मेथड है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक जॉब से जो स्क्रैप निकला है उसे निकालकर दूसरी जॉब में भेज देते हैं जहां पर उसका यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है। तो ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। 4 तरीके से हम स्क्रैप का ट्रीटमेंट करते हैं। कंट्रोल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप को कंट्रोल कैसे करा जाता है, तो स्क्रैप इज ऑल्सो अनअवॉइडेबल रेजिड्यू मटेरियल अराइजिंग इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। वैसे तो जो स्क्रैप है वो क्या है, एक अनअवॉइडेबल रेजिड्यू है, मतलब एक ऐसा रेजिड्यू मटेरियल है जिसे हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो निकलेगा ही निकलेगा मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में। The basic difference between scrap and waste is that while waste may not have any value, scrap must necessarily have a value through a comparatively small one। जो बेसिक डिफरेंस है स्क्रैप और आपका वेस्ट में, वो क्या होता है, स्क्रैप की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, जबकि जो आपका वेस्ट होता है, वो जो वेस्ट होता है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो आपका स्क्रैप होता है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है। स्क्रैप में भी सोल्ड और री यूज्ड इन सम प्रोसेस। स्क्रैप को हम या तो बेच सकते हैं या उसे दोबारा से यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ स्क्रैप शुड स्टार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। कंट्रोलिंग करनी है अगर स्क्रैप की तो वो डिजाइनिंग स्टेज से करनी होगी, मतलब जब से प्रोडक्ट का बनना शुरू होगा तभी से स्क्रैप को ध्यान रखना पड़ेगा। एट द डिजाइनिंग स्टेज द टाइप शेप एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल विच ऑल रिजल्ट इन मिनिमम ऑफ वेस्ट और लीस्ट क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर डिसाइडेड। डिजाइनिंग के टाइम पर टाइप किस तरीके का मटेरियल यूज करना है, किस शेप का करना है, किस फॉर्म का करना है, इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसका मटेरियल प्रोडक्ट बनते टाइम कितना स्क्रैप निकलेगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। The quantity of scrap resulting from a process also depend upon manufacturing equipment used and the efficiency of the operative who perform the work। जो क्वांटिटी है स्क्रैप की, कितना स्क्रैप निकलेगा, वो किस चीज पर डिपेंड करती है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट यूज कर रहा है और कौन ये वर्क को परफॉर्म कर रहा है, उस पर डिपेंड करती है कि कितना स्क्रैप निकलेगा। In order to minimize scrap, production should be planned that the best possible equipment is used and properly trained personnel are employed। तो अगर स्क्रैप को कम करना है तो उसके लिए प्रोडक्शन इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि जो इक्विपमेंट है उसके सही से यूज हो, और जो पर्सनल ये इसमें इन्वॉल्व होगा जॉब में वो एक ट्रेंड पर्सनल हो, तभी एक कम से कम स्क्रैप निकलता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्रैप का। अब देखिए जो नेक्स्ट हैगा थर्ड, वो हैगा स्पॉइलेज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कंसेप्ट देखना है। तो व्हेन प्रोडक्शन डज नॉट कम अप टू द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी इट हैज टू बी रिजेक्टेड आउटसाइड। जब क्या होता है कि हमें जिस तरीके का प्रोडक्शन करना है, जिस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, वैसा प्रोडक्ट नहीं बन पाता या वैसा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। द कंपोनेंट और मटेरियल आर सो डैमेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट दे कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू नॉर्मल स्पेसिफिकेशन बाय रिपेयर और कंडीशन। और वो रिजेक्ट क्यों करा जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन के प्रोसेस में उसमें कुछ डैमेज हो जाता है मटेरियल में, जिसे हम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते, चाहे हम उस पर कोई भी प्रोसेस लगा लें। तो वो चीज कहलाती है आपकी स्पॉइलेज। सम स्पॉइल्ड वर्क मे बी सोल्ड और एज सेकंड, बट इन मोस्ट केसेस द एंटायर प्रोडक्शन इज सोल्ड फॉर स्मॉल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैप और ट्रीटेड एज वेस्ट इफ इट हैज नो मार्केट वैल्यू। तो जो ये स्क्रैप्ड मटेरियल होता है इसे हम या तो सेकंड प्लेस पर, मतलब जिस क्वालिटी का होता है उस प्राइस में नहीं बिकता है, उससे कम प्राइस में इसे बेच दिया जाता है, या फिर कई बार ये बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती, तो वो चीज कहलाती है आपकी स्क्रैप। स्पॉइलेज कहलाती है। स्पॉइलेज इन्वॉल्व नॉट ओनली लॉस ऑफ मटेरियल बट ऑल्सो लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। स्पॉइलेज में सिर्फ आपका मटेरियल ही खराब नहीं होता है, उस पर आपने जो बनाने में उस पर लेबर लगाई, जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगे, वो सारे भी बिल्कुल उनकी वैल्यू नील हो जाती है। अप टू द स्टेज व्हेन स्पॉइलेज इनकर्ड, तब तक के लिए जब तक का जो भी उस पर खर्चा हुआ होता है, जब तक वो स्पॉइल होता है तब तक का वो सारा खर्चा उसका फिर एक तरीके से उस पर लग चुका होता है और उसकी वो वैल्यू हमें नहीं मिलती है। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल क्या होता है स्पॉइलेज का, तो स्पॉइलेज अराइज व्हेन प्रोडक्शन आउटपुट इज डैमेज्ड इन सच मैनर एज टू सच एन एक्सटेंट दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ओरिजिनल पर्पस फॉर व्हिच इट वाज डिजाइन्ड
बट इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन सम suitable मैनर विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। तो स्पॉइलेज कब होता है? जब प्रोडक्शन में कोई डैमेज आ जाए और जैसा हम कोई चीज बनाना चाह रहे थे वैसी ना बने तो वो स्पॉइलेज हो जाती है। फिर उसे हम क्या करते हैं, जो भी उसका सुटेबल मैनर होता है, जिस भी तरीके से सेकंड हैंड जाएगी या कम वैल्यू पे जिस भी तरीके से उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उस तरीके से हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। The distinction between scrap and spoiled work is that while normal scrap arises mostly as a result of processing of material, spoilage occur due to some defect in operation or material which may or may not be inherent in manufacturing process or operation. स्क्रैप और स्पॉइलेज में डिफरेंस क्या है? स्क्रैप के अंदर सिर्फ आपका मटेरियल खराब होता है, लेकिन स्पॉइलेज के अंदर आप जो गुड्स बना रहे होते हैं उस गुड्स में डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है। Further, scrap has a relatively low but some definite value, but the value of spoilage may range from low if it is waste to comparatively high if spoilage to be sold as second। जो स्क्रैप होता है उसकी वैल्यू हमेशा लो ही होती है, मतलब अगर उसे हम सेल करेंगे तो वो लो वैल्यू पर ही जाएगा, लेकिन जो स्पॉइलेज होता है वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू लो से लेकर हाई तक भी हो सकती है। अगर वो बिल्कुल वेस्ट की तरह हुआ है तो एक तरीके से उसकी वैल्यू लो रहेगी, लेकिन अगर वो सेकंड हैंड मतलब सेकंड एक तरीके से सेकंड प्रायोरिटी पे बेचा जाएगा, मतलब अगर जो एक्चुअल गुड बनता वो इससे थोड़ा-सा अच्छा बन सकता था, सेकंड नंबर पे इसे सेकंड प्लेस पर रख सकते हैं हम, जैसे कि जिसे हम कहते हैं डुप्लीकेट कॉपी एक तरीके से। तो वो चीज़ उस टाइप से बेचा जाएगा तो इसकी वैल्यू थोड़ी हाई भी मिल जाती है, ठीक है? यहाँ पर आपका ये सारा कंसेप्ट खत्म हो जाता है, जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट था, प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी हैं। अब इस यूनिट के अंदर आपको एक कवर करना है CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैगा, जो कि किस चीज़ पर है? मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड है, वो कवर करना है, वो चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दिस स्टैंडर्ड फिजिकल डील्स विद प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मटेरियल कॉस्ट। CAS6 किस चीज़ से रिलेटेड है? ये हमें मटेरियल की कॉस्ट को में क्या-क्या प्रिंसिपल लग रहे हैं और किस-किस मेथड से हम मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताता है। मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड इंक्लूड रॉ मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल, एडिटिव, मैन्युफैक्चर्ड, ब्राउट आउट कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज, एक्सेसरीज, सेमी फिनिश्ड गुड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्पेयर्स एंड अदर इनडायरेक्ट मटेरियल। इस कॉस्ट स्टैंडर्ड के लिए मटेरियल के अंदर सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, प्रोसेस मटेरियल हो, एडिटिव्स हो, मैन्युफैक्चर्ड और ब्राउट आउट कंपोनेंट हो, सब असेंबलीज हो, किसी चीज की एसेसरीज हैं, कोई सेमी फिनिश्ड गुड है, कंज्यूमेबल है, स्पेयर पार्ट्स हैं या कोई भी इनडायरेक्ट मटेरियल, वो सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। This this standard does not deal with packing material as a separate standard in is being issued on subject। ये जो है वो पैकिंग मटेरियल का वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करा जाता है, क्योंकि पैकिंग मटेरियल की ट्रीटमेंट के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड बना हुआ है। दिस स्टैंडर्ड डील विद फॉलोइंग इशू। किस किस चीज के साथ डील करता है ये? प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रिसिट ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल आता है तो उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इशू ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल को इशू करा जाता है तो उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा। असाइनमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मटेरियल कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर कैसे असाइन करना है, इन तीन इशू के साथ ये स्टैंडर्ड डील करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मटेरियल कॉस्ट। इस जो ये हमारा स्टैंडर्ड है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिफॉर्मिटी लाना, कंसिस्टेंसी लाना, कि मटेरियल की कॉस्ट को कैलकुलेट करने में क्या प्रिंसिपल यूज होने हैं, क्या मेथड यूज होने हैं, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आए। This standard should be applied to cost statement which require classification, measurement, assignment, presentation and disclosure of material cost including those requiring attestation। ये स्टैंडर्ड किस चीज के साथ डील करता है? उन सभी स्टेटमेंट पर अप्लाई होता है जिनके अंदर मटेरियल कॉस्ट को क्लासिफाई करना होता है, मेजर करना होता है, असाइन करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है और प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या क्या है मेजरमेंट के? तो प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल आता है तो किस तरीके से वैल्यूएशन किया जाएगा। तो द मटेरियल रिसीट शुड बी वैल्यूड एट परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटी, टैक्सेस, फ्राइट इनवर्ड, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ ट्रेड प्रोक्योरमेंट दैट कैन बी क्वांटिफाइड विद रीजनेबल एक्यूरेसी एट टाइम ऑफ एक्विजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल आएगा तो उसके अंदर जो मटेरियल की कॉस्ट है, मतलब परचेज प्राइस है वो, उसके अलावा उस पर जो भी खर्चे लगे हैं, चाहे वो आपका टैक्स हो, फ्राइट इनवर्ड हो, इंश्योरेंस हो या कोई भी एक्सपेंडिचर हो जो उस कॉस्ट पर लगा होगा, वो सारी चीजें हमारी उस वैल्यू का पार्ट बनेगी। फाइनेंस कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ मटेरियल शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। जो फाइनेंस कॉस्ट होती है, अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है तो वो उस मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल शैल बी वैल्यूड इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड relating to production but excluding share of other admin overhead, finance cost and marketing overhead।
अगर कोई कंपनी खुद मटेरियल बना रही है तो उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, उसके वैल्यूएशन के अंदर उसकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, एम्प्लॉय की कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड का जो भी पार्ट है वो सारी चीजें उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करी जाएंगी। Spare which are specific to an item of equipment shall not taken to inventory but shall be capitalized with the cost of specific equipment। अगर कोई स्पेयर पार्ट है जो कि किसी आइटम इक्विपमेंट के लिए स्पेसिफिकली जरूरत पड़ती है तो उसे हम इन्वेंट्री में इंक्लूड ना करके एज अ कैपिटलाइज्ड एसेट उसे हम लिखते हैं अपने अकाउंट्स में, ठीक है। फिर नॉर्मल लॉस और स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल प्रायर टू रीचिंग द फैक्ट्री एट प्लेस वेयर द सर्विस आर प्रोवाइडेड शैल बी एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट ऑफ बैलेंस मटेरियल नेट ऑफ अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम सप्लायर इंश्योरर कैरियर रिकवरी फ्रॉम डिस्पोजल। अगर कोई भी नॉर्मल लॉस होता है या स्पॉइलेज होती है मटेरियल की जब वो कंपनी तक पहुंचता है उससे पहले, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो किस चीज में बैलेंस कर दी जाती है, जो बचा हुआ मटेरियल है उसकी कॉस्ट में उसको बैलेंस कर दिया जाता है, मतलब उसी पर उसकी कॉस्ट को चार्ज कर दिया जाता है। Losses due to shrinkage or evaporation and gain due to elongation or absorption of moisture before the material received shall be absorbed in material cost to extend their normal with corresponding adjustment in quantity। वैसे ही अगर कुछ भी लॉसेस वगैरह होते हैं किस चीज की वजह से, या इवापोरेशन या श्रिंकेज की वजह से, या फिर कोई भी फायदा होता है क्योंकि जो मटेरियल है वो ऐसा है जो मॉइस्चर गेन कर लेता है तो उससे उसका वेट बढ़ जाता है तो गेन हो जाता है उसमें कोई, तो उस चीज को भी किस चीज में एडजस्ट कर लिया जाएगा, जो बाकी मटेरियल जितना होगा उसकी कॉस्ट में उसे एडजस्ट करा जाएगा। एनी डिमरेज और डिटेंशन चार्जेस और पेनल्टी लेविड बाय ट्रांसपोर्ट और अदर अथॉरिटी शैल नॉट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कोई भी अगर डिमरेज है या कोई डिटेंशन चार्जेस है या कोई भी पेनल्टी है अगर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उस पर लगाते हैं, ट्रांसपोर्ट या अथॉरिटी, तो वो चीज मटेरियल की कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं करी जाएगी, ठीक है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। मटेरियल इशू करते हैं उस टाइम पर उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, तो इशू शैल बी वैल्यूड यूजिंग एप्रोप्रिएट अजम्पशन ऑन कॉस्ट फ्लो के अकॉर्डिंग अजम्पशन करके उसका इशू करा जाएगा। वेयर मटेरियल आर अकाउंटेड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट द प्राइस ऑफ वेरिएंस रिलेटेड टू मटेरियल शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अगर जो मटेरियल है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर अकाउंट कर रखा है, हमने जो अकाउंट्स में लिख रखी है वो उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट लिख रखी है, तो जो प्राइस का वेरिएंस होगा वो क्या ट्रीट करा जाएगा, उस मटेरियल की कॉस्ट ही ट्रीट करा जाएगा। एनी अबनॉर्मल कॉस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट। कोई भी अगर अबनॉर्मल कॉस्ट है तो उसे हम मटेरियल की कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे इशू करते समय। Wherever material cost include transportation cost, determination of cost of transportation shall be governed by CAS5। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है मटेरियल इशू करते टाइम भी कुछ, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे हम CAS5 के अकॉर्डिंग गवर्न करके करेंगे। मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड इम्प्यूटेड कॉस्ट नॉट कंसीडर्ड इन फाइनेंस कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के अंदर कोई भी फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगी। सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट एंड सब असेंबली शैल बी वैल्यूड इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, शेयर एडमिन ओवरहेड। वही बोला है अगर कोई सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है उसे इशू करना है तो उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड करी जाएंगी। फिर द मटेरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल स्क्रैप डिफेक्टिव विच आर रिजेक्ट शैल बी इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो नॉर्मल स्क्रैप हुआ है या डिफेक्टिव हुआ है जिसकी वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया है तो उसको हम मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में इंक्लूड करेंगे। प्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो डायरेक्ट मटेरियल शैल बी क्लासिफाइड इन कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर सुटेबल हेड। जो डायरेक्ट मटेरियल है उसे हम डायरेक्ट मटेरियल के हेड के अंदर क्लासिफाई करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल शैल बी क्लासिफाइड एज परचेज्ड, इंडिजीनियस, इंपोर्टेड एंड सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड। उसको फिर और क्लासिफाई करेंगे कि परचेज हैगी वो कैसी है, इंडिजीनियस है, इंपोर्टेड है या सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल शैल बी क्लासिफाइड इन कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर सुटेबल हेड, और इनडायरेक्ट जो मटेरियल होगा उसे अलग क्लासिफाई करेंगे। डिस्क्लोजर क्या क्या देना होता है, तो क्वांटिटी एंड रेट ऑफ मेजर आइटम ऑफ मटेरियल शैल बी डिस्क्लोज। जो भी मेजर आइटम है उनकी क्वांटिटी और रेट बताने पड़ेंगे। मेजर आइटम डिफाइंड एज दोज हु फॉर्म 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मेजर आइटम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ऐसी ही चीजें जो टोटल कॉस्ट का 5% या उससे ज्यादा का वेटेज रखती हैं उन्हें हम मेजर आइटम कहते हैं। द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल शैल बी डिस्क्लोज्ड। मटेरियल का वैल्यूएशन किस बेसिस पर किया गया है वो बताना पड़ेगा। एनी चेंज इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड अप्लाइड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय कॉस्ट स्टेटमेंट विच आर मटेरियल इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल शैल बी डिस्क्लोज्ड। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कोई भी चेंज आया है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एनी एबनॉर्मल कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट शैल बी डिस्क्लोज्ड। मटेरियल कॉस्ट से अगर कोई एबनॉर्मल कॉस्ट को एक्सक्लूड करा गया है, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं करा है, तो वो बताना पड़ेगा। एनी डीमरेज और डिटेंशन चार्जेस, पेनल्टी लेविड बाय ट्रांसपोर्ट और अदर अथॉरिटी एक्सक्लूड फ्रॉम मटेरियल शुड बी डिस्क्लोज। अगर कोई पेनल्टी या डीमरेज चार्जेस वगैरह हैं जो हमने मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करे हैं
उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। एनी सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव और एनी सच पेमेंट रिड्यूस्ड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट शैल बी डिस्क्लोज। अगर कोई सब्सिडी ग्रांट मिली हुई है जिसे हमने कॉस्ट में कम कर दिया है, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो गई है, तो वो चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोक्योर्ड फ्रॉम रिलेटेड पार्टी शैल बी डिस्क्लोज। रिलेटेड पार्टी से हमने क्या मटेरियल खरीदा है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एनी कॉस्ट इम्प्यूटेड इन अराइविंग एट मटेरियल कॉस्ट शैल बी डिस्क्लोज। कोई भी इम्प्यूटेड कॉस्ट है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। डिस्क्लोजर शैल बी मेड ओनली वेयर सिग्निफिकेंट मटेरियल एंड क्वांटिफाइबल। डिस्क्लोजर वही करना है जो कि सिग्निफिकेंट हो, मटेरियल हो और जिसे हम क्वांटिफाई कर सकते हो। डिस्क्लोजर में बी मेड इन द बॉडी ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट और एज फुटनोट एज अ सेपरेट शेड्यूल। डिस्क्लोजर हम या तो मेन बॉडी में ही कर सकते हैं, जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे हम उसमें, या फिर अलग से एक फुटनोट तैयार करके, या फिर अलग से एक शेड्यूल बना के ये डिस्क्लोजर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो मटेरियल कॉस्ट वाला कंसेप्ट है वो ओवर हो जाता है। अब स्टार्ट होगा आपका एम्प्लॉय कॉस्ट का कंसेप्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या चीजें कवर करनी है? अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट की, एम्प्लॉय कॉस्ट को कैसे अकाउंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग का कंसेप्ट, एम्प्लॉय टर्नओवर मीनिंग मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, concept and treatment of idle time and overtime, method of wage payment and incentive scheme, हाल से रोमन टेलर डिफरेंशियल पीस वेज। इन सारी चीजों को हमें कवर करना है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो एम्प्लॉय कॉस्ट होता क्या है? तो एज पर CAS 7 एम्प्लॉय कॉस्ट इज अ बेनिफिट पेड और पेएबल इन ऑल फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन given for service rendered by employee including temporary part-time and contract employee of an entity। CAS 7 कॉस्ट अकाउंटिंग 7 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय कॉस्ट को कैसे डिफाइन करा गया है कि कोई भी बेनिफिट जो हमें पे करना है या पेएबल है, या तो पे कर दिया है या पे करना बाकी है, किस फॉर्म में, जो कि किसे दिया जाए? किसी भी एम्प्लॉय ने, अगर पर्सन ने अगर कंपनी को सर्विसेज दी हैं, चाहे परमानेंट सर्विस हो, चाहे पार्ट टाइम सर्विस हो या कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस हो, एम्प्लॉय ने अगर कोई सर्विस दी है तो उसके बदले में हमें जो उस पर्सन को पे करना है, चाहे पैसा हो या कोई भी बेनिफिट हो, वो सारी चीज मिला के क्या बनती है? एम्प्लॉय कॉस्ट बनती है। इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इट इज एसेंशियल टू मेक एफर्ट फॉर कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट। मॉडर्न एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या है, जो ये एफर्ट किए जाते हैं किस चीज को रिलेटेड, कि इस एम्प्लॉय कॉस्ट को कैसे भी करके कम करा जा सके, कंट्रोल करा जा सके। सिस्टमेटिक एफर्ट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट। और इसे करने के लिए हमें सिस्टमेटिक एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मतलब एक सीक्वेंस देखना पड़ता है, एक तरीका देखना पड़ता है, जिसकी वजह मदद से हम इसे कम कर पाते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, ये जो दो टर्म है इन्हें इंटरचेंजेबली यूज करा जाएगा। दोनों का मतलब सेम है, एम्प्लॉय कॉस्ट ही लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट ही एम्प्लॉय कॉस्ट है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट को मेजर करने के कुछ प्रिंसिपल हैं। तो पहला है, एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी एसर्टेन टेकिंग इनटू अकाउंट द ग्रॉस पे इंक्लूडिंग अलाउंस पेएबल अलोंग विद कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ ऑल द बेनिफिट। एम्प्लॉय कॉस्ट में हमारी ग्रॉस अमाउंट आती है, जो भी हमें पैसे पे करने हैं वो, उसके साथ में जो भी बेनिफिट पे करने हैं वो। फिर बोनस वेदर पेएबल एज स्टैट्यूटरी मिनिमम और ऑन शेयरिंग ऑफ सरप्लस शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। बोनस भी अगर है पे करा जा रहा है, या तो किसी लीगल रिक्वायरमेंट के थ्रू पे करा जा रहा है, या सरप्लस का शेयर दिया जा रहा है, मतलब प्रॉफिट के शेयर की फॉर्म में दिया जा रहा है, तो वो भी आपका एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनता है। फिर है रिम्यूनरेशन पेबल टू मैनेजरल पर्सन इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन बोर्ड एंड अदर ऑफिसर ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी अंडर ए स्टैट्यूट विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ द ईयर अंडर रेफरेंस वेदर द होल और पार्ट टाइम रिम्यूनरेशन इज कंसीडर्ड एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई मैनेजरल पर्सन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, या कोई भी और ऑफिसर हो गया कंपनी का, उसे अगर कोई रिम्यूनरेशन भी पे करी जा रही है तो वो भी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनती है पूरे ईयर की कंपनी का। सेपरेशन कॉस्ट रिलेटेड टू वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम सच कॉस्ट। अगर कोई ऐसा बेनिफिट दिया जा रहा है जिसको, जो कि कंपनी के लिए एक कॉस्ट रहेगी लेकिन एक से ज्यादा पीरियड की है, तो उसे स्प्लिट ऑफ कर दिया जाएगा। इस ईयर की जितनी आएगी वो एम्प्लॉय कॉस्ट में इस ईयर में इंक्लूड करी जाएगी, आगे के ईयर्स की जो जितने ईयर्स की होगी उनमें इंक्लूड करी जाएगी। एम्प्लॉय कॉस्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड एनी इम्प्यूटेड कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर कोई भी इम्प्यूटेड कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। एनी सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव और एनी सच रिसीव्ड और रिसीवेबल विद रिस्पेक्ट टू एनी एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट विच सच अमाउंट आर रिलेटेड। अगर किसी एम्प्लॉय कॉस्ट के रिलेटेड में हमें गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल रही है, कोई सब्सिडी मिल रही है, तो उसको हम एम्प्लॉय कॉस्ट में से रिड्यूस करके देंगे।
एनी एबनॉर्मल कॉस्ट वेयर इट इज मटेरियल एंड क्वांटिफाइबल शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट है अगर वो मटेरियल है और क्वांटिफाइबल है तो उसे एम्प्लॉय कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। पेनल्टीज डैमेजेस पेड टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और अदर थर्ड पार्टी शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर हमने किसी भी तरीके की पेनल्टी पे करी है, कोई डैमेज पे करा है थर्ड पार्टी को या किसी अथॉरिटी को, तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। एनी रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय टुवर्ड द फैसिलिटी प्रोवाइडेड शैल रिड्यूस्ड फ्रॉम एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर कंपनी ने कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करी है एम्प्लॉय को और उसके बदले में एम्प्लॉय से पैसे लिए हैं तो वो चीज एम्प्लॉय कॉस्ट में से रिड्यूस करके इंक्लूड करी जाएगी अकाउंट्स में। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इज ascertained by idle time hour multiplied by hourly rate applicable to idle employee और a group of employee। जो भी आइडल टाइम होगा उसकी कॉस्ट को निकाला जाएगा और फिर उसे भी एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड करा जाएगा। एनी चेंज इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाइड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट शुड मेड ओनली इफ द रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर कंपनी कोई पॉलिसी फॉलो कर रही है और कंपनी उसे चेंज करना चाहती है उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, तो अगर वो सिर्फ किसी लॉ की वजह से चेंज कर रही है तो ही चेंज कर सकती है, वरना ऐसे किसी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके प्रिंसिपल्स हो गए कि क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करने के। अब है कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करा जा सकता है। तो द फॉलोइंग डिपार्टमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन लेबर कॉस्ट कंट्रोल। एम्प्लॉय कॉस्ट वही मतलब है कि एम्प्लॉय कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो कुछ ये डिपार्टमेंट हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, डिस्चार्ज, ट्रांसफर, प्रमोशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर, वेज एंड इंसेंटिव सिस्टम। जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉलिसी बनाने के लिए, किस चीज से रिलेटेड कि किस एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, किसको डिस्चार्ज करना है, किसका ट्रांसफर करना है, किसको प्रमोट करना है, एम्प्लॉयज को कैसे क्लासीफाई करना है, उनकी वेजेस को कैसे कैसे क्लासीफाई करना है, इन सारी चीजों से रिलेटेड डिसीजन कौन बनाता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव कमेटी। जो कौन बनाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, वो बनाती है इस डिपार्टमेंट को। तो रिपोर्ट कंसर्निंग लेबर टर्नओवर, रिक्रूटमेंट, प्रोडक्टिविटी, यूटिलाइजेशन, एब्सेंटेनिज्म एज वेल एज रिपोर्ट ऑन लेबर कॉस्ट, आइडल टाइम, वेरियस कॉस्ट एक्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड हियर फॉर सबमिशन टू हायर अथॉरिटी फॉर नेसेसरी एक्शन। तो इस डिपार्टमेंट का क्या रोल है, क्योंकि इनसे रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स होती हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है, यूटिलाइजेशन रेट क्या है, एब्सेंटेनिज्म कितना है, लेबर कॉस्ट कितनी है, आइडल टाइम, वेरियस कॉस्ट, ये सारी चीजें होती हैं वो इसी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट्स प्रिपेयर करी जाती हैं, जो कि आगे ऊपर अथॉरिटीज को दिखाई जाती हैं। फिर अथॉरिटी इन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पर इनको कंट्रोल करने से रिलेटेड डिसीजन ले पाते हैं। तो ये इसका पहला एचआर डिपार्टमेंट का रोल आ गया। फिर आता है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसका क्या रोल है, तो दिस डिपार्टमेंट हेल्प टू मेंटेन कंट्रोल ओवर वर्किंग कंडीशन, प्रोडक्शन मेथड, जॉब परफॉर्मेंस बाय प्रिपेयरिंग प्लान एंड स्पेसिफिकेशन फॉर ईच जॉब शेड्यूल्ड फॉर प्रोडक्शन, maintaining safety and efficient working condition, initiating the supervising research and development activities, making method study, motion study and time study, setting price rate, making job evaluation, merit rating and job analysis, measuring labor productivity in general, suggesting ways and means to improve labor efficiency, productivity, thereby cutting down the effective labor cost। जो ये इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है किन किन चीजों को कि किस तरीके की वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, किस प्रोडक्शन मेथड का यूज होना है, जॉब परफॉर्मेंस किस तरीके से प्लान करनी है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए जॉब में, सेफ्टी मेजर्स को कैसे मेंटेन करना है, वर्किंग कंडीशन को एफिशिएंट कैसे बनाना है, रिसर्च वगैरह के बारे में, डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ये सारी चीजें कौन देखता है, यही डिपार्टमेंट देखता है। ये जो डिपार्टमेंट होता है अलग अलग तरीके की स्टडी करता है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, इन सारी चीजों के बारे में देखता है। प्राइस जो रेट होता है जॉब का वो डिटरमाइन करता है, जिसकी वजह से क्या हो पाता है, लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और इफेक्टिव लोअर कॉस्ट जो होती है उसे डिक्रीज कर दिया जाता है। तो ये सेकंड डिपार्टमेंट का रोल होता है। फिर आता है हमारा टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। इसका क्या रोल होता है एम्प्लॉय कॉस्ट को कम करने में, तो द फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज मेनली टू कीप मेंटेन एंड टाइम फॉर विच ईच एंड एवरी वर्कर हैज वर्कड इंक्लूडिंग चेक इन एंड चेक आउट टाइम। जो ये टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता है इसका काम होता है कि कौन वर्कर कितना काम करेगा, कितने टाइम तक काम करेगा, कब वो वर्कर आ रहा है कब जा रहा है, इस चीज का चेक रखना जो काम होता है वो होता है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम। तो द रिकॉर्ड आर कीप सेपरेटली फॉर डिफरेंट शिफ्ट एंड इरेगुलर वर्किंग पीरियड लाइक ओवर टाइम पीरियड। तो इसके अंदर क्या करा जाता है, हर शिफ्ट के लिए अलग अलग रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जो इरेगुलर टाइम पीरियड होता है मतलब ओवर टाइम वगैरह के लिए अलग रजिस्टर्स मेंटेन करे जाते हैं। तो इससे कंपनी को पूरी एक इंसाइट मिलती रहती है जिसकी वजह से वो इन कॉस्ट को कम कंट्रोल कर पाते हैं।
फिर आएगा पेरोल डिपार्टमेंट। तो दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेरोल एंड ऑल्सो बेसिकली टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ जॉब क्लासिफिकेशन डिपार्टमेंट वेज रेट टू प्रिपेयर ईच मैन्स अर्निंग to allocate those earning to various cost center to summarize various deduction and employee share of provident fund, state insurance and other item, and also to summarize overtime payment and incentive payment wherever applicable। ये जो डिपार्टमेंट होता है वो किस चीज के लिए, पेरोल के लिए, मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पैसे के लिए जिम्मेदार होता है, उनकी सैलरी से रिलेटेड काम यहाँ पर होते हैं। ये कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है कि एम्प्लॉय ने कितना काम करा, उनका वेज रेट क्या है, उसके अलावा उनकी कॉस्ट क्या क्या है, कि मतलब उन्हें किस किस चीज के बेनिफिट देने हैं, उसके अलावा क्या क्या बेनिफिट डिडक्ट करने हैं, कि जो पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉय का शेयर होता है, इंश्योरेंस फंड में ईएसआई में जो शेयर होता है एम्प्लॉय का, वो सारी चीजें डिडक्ट करते हैं। उसके बाद एक कंप्लीट जो इन हैंड सैलरी होती है उसकी इंफॉर्मेशन कंपनी को देते हैं, फिर कंपनी वो सैलरी अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से ये भी एक चेक रखने का काम करते हैं सारी एक्टिविटीज पर। फिफ्थ आता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूमुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ ऑल कॉस्ट डाटा रिलेटिंग टू एलिमेंट लेबर। कॉस्ट डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, लेबर से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होती है उस सारी कॉस्ट को कंपाइल करने का काम कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का होता है। इट एनालाइजेस द पेरोल कॉस्ट टू इफेक्टिव रेंडर रूटीन एंड स्पेशल लेबर कॉस्ट रिपोर्ट, thereby disclosing the amount of normal and abnormal idle time, direct labor, indirect labor, overtime and departmental labor cost and variance between actual and standard labor cost। तो ये क्या एनालिसिस करता है, पेरोल कॉस्ट के बारे में एनालिसिस करता है, नॉर्मल टाइम क्या है, एबनॉर्मल टाइम क्या है, डायरेक्ट लेबर की क्या कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर की क्या कॉस्ट है, ओवर टाइम की क्या कॉस्ट है, डिपार्टमेंट लेबर कॉस्ट क्या निकल के आई है, बाकी इन दोनों के बीच में वेरिएंस कितना है, कि एक्चुअल कितना लगनी थी कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। ये सारी चीजों के बारे में एनालिसिस करके कंपनी को इन सारी चीजों की डिटेल देता है, जिसकी वजह से कंपनी क्या करती है, फिर इनसे रिलेटेड डिसीजन ले पाती है। तो ये काम होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का, कि कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो किस तरीके से एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट को कम करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर आपका ये प्रिंसिपल्स खत्म हो गए, वो मतलब वेज क्या क्या थे एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट को कम करने के, वो पांचों तरीके मैंने आपको बता दिए, पांचों डिस्कस करे गए हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका टाइम कीपिंग का, कि टाइम कीपिंग क्या होती है। तो टाइम कीपिंग इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आल्सो एंड देयरफॉर एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम शुड बी इंश्योर्ड। टाइम कीपिंग क्या है, एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर क्या रिकॉर्ड करा जाता है, एक्यूरेट टाइम रिकॉर्ड करा जाता है जॉब का। द important role of timekeeping from point of view of labor costing and control can be summarized as given below। जो रोल हैगा वो क्या है टाइम कीपिंग का, तो इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ आवर वर्कड बाय ईच वर्कमैन एंड शो द कैलकुलेशन ऑफ हिज वेज बिकम पॉसिबल। इसके अंदर एक वर्कर ने एक्चुअल में कितना काम करा है वो रिकॉर्ड करा जाता है, जिसकी वजह से क्या मिल पाता है, हमें वेज की कैलकुलेशन इजी हो जाती है। टाइम कीपिंग प्रमोट पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन अमंगस्ट दी वर्कर। टाइम कीपिंग की वजह से वर्कर के अंदर क्या आती है, पंक्चुअलिटी आ जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है। In absence of timekeeping system, there will be not only indiscipline amongst them, but the worker who are otherwise punctual and disciplined will be frustrated। अगर टाइम कीपिंग नहीं होगी तो वर्कर के अंदर इनडिसिप्लिन तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो वर्कर पंक्चुअल होते हैं और डिसिप्लिन होते हैं उनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। Certain benefits like pension, gratuity, and leave with pay, provident fund, promotion and salary scale are linked with the continuity of service। और क्या रोल है इसका, टाइम कीपिंग से हमें पता लगता है कौन वर्कर कितने दिनों से कंपनी के लिए काम कर रहा है, जिसकी वजह से प्रमोशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं, प्रोविडेंट फंड के, लीव पे के, सैलरी स्केल के, ये सारे एक दूसरे से लिंक होते हैं और हम एक अच्छे वर्कर को अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा पाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ लेबर आवर बिकम पॉसिबल थ्रू टाइम कीपिंग रिकॉर्ड। टाइम कीपिंग रिकॉर्ड की मदद से हम लेबर आवर्स कैलकुलेट कर पाते हैं। दिस विल बी यूजफुल इन ओवरहेड अपॉर्चनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन विच मे बी मेड ऑन लेबर आवर्स। तो ये लेबर आवर के चीज में हेल्प करते हैं, जो ये कैलकुलेट होते हैं वो हमें ओवरहेड अपॉर्चन करने में मदद करते हैं। ऐसे ओवरहेड जो कि लेबर आवर के बेसिस पर दिए जाते हैं, एलोकेट करे जाते हैं, वो हम आसानी से एलोकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है टाइम कीपिंग इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर लेबर लॉज। और टाइम कीपिंग की एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, मतलब लीगल रिक्वायरमेंट भी है लेबर लॉज के अंदर, कि हर कंपनी में टाइम कीपिंग का एक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है आपकी मेथड क्या क्या है टाइम कीपिंग के। तो तीन मेथड बताए गए हैं आपके, अटेंडेंस रजिस्टर मेथड, मेटल डिस्क मेथड और टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक। ये तीन तरीके होंगे जिसकी मदद से आप टाइम कीपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है अटेंडेंस रजिस्टर मेथड।
This is a traditional method where an attendance register or master register is kept at the time office near the office gate or in each department. अटेंडेंस रजिस्टर मेथड क्या है? ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसके अंदर क्या करा जाता है, कंपनी के गेट पर मतलब फैक्ट्री के गेट पर या हर डिपार्टमेंट के एंट्रेंस पर एक रजिस्टर रख दिया जाता है अटेंडेंस का. द टाइम कीपर रिकॉर्ड द नेम ऑफ द वर्कर नंबर, द डिपार्टमेंट इन विच ही इज वर्किंग, द रेट ऑफ वेज, द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, नॉर्मल टाइम एंड ओवर टाइम. और एक टाइम कीपर होता है वहां पर जो कि क्या करता है, कौन वर्कर आया, किस डिपार्टमेंट से है, क्या उसका काम है, क्या उसका वेज है, कब वो आया और कब गया, कितना नॉर्मल टाइम करा, कितना ओवर टाइम करा, इससे रिलेटेड सारे चीजें वो रिकॉर्ड करता है उस रजिस्टर के अंदर. ठीक है. दिस मेथड इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी यूज्ड इन स्मॉल फर्म वेयर नंबर ऑफ वर्कर इज नॉट लार्ज. ये जो मेथड है ये सबसे सिंपल मेथड होता है, इनएक्सपेंसिव होता है और ऐसी जगह पर यूज करा जा सकता है जहां पर छोटी फर्म है कि ज्यादा वर्कर्स नहीं है जिसमें. However, recording of time of worker who work at customer premise and place which are situated at distance from factory is not practicable in method. लेकिन ये उस कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं है जहां पर ये वर्कर या तो घर से काम करते हो या किसी और प्लेस से भी काम करते हो जो कि कंपनी से दूर हो. तो उस केस में ये वाला जो मेथड है वो काम नहीं करता है. सेकेंड टाइप का जो मेथड है वो है मेटल डिस्क मेथड. तो अंडर दिस मेथड ईच वर्कर इज एलोकेटेड अ मेटल डिस्क और अ टोकन विद अ होल बियरिंग his identification number. A board is kept at the gate with peg on it and all token are hung on this board. ये क्या मेथड है? मेटल डिस्क मेथड के अंदर हर वर्कर को एक मेटल की डिस्क मतलब एक तरीके से टोकन दे दिया जाता है जिसके अंदर एक होल होता है और कंपनी के गेट के पास एक बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पर कुछ हैंगिंग मटेरियल टाइप हुक जिसे कहते हैं हम वो लगे होते हैं जिस पर जो भी वर्कर आता है उसे अपना वो जो मेटल का डिस्क मतलब टोकन दिया गया है वो हैंग करना होता है जब वो आता है. These board can be maintained separately for each department so that the worker can remove the token without delay and put it on a tray on box kept near the board. जो ये टोकन होता है वो या तो पहले से बोर्ड पर टंगा होता है तो वर्कर को क्या करना होता है, उस टोकन को निकाल कर साइड में रखे बॉक्स में रख देना होता है जिससे काउंटिंग हो जाती है कि कौन वर्कर आया और कौन वर्कर नहीं आया. द टोकन और डिस्क लेफ्ट ऑन द बोर्ड विल रिप्रेजेंट द एब्सेंट वर्कर. जो डिस्क पर मतलब बोर्ड पर टोकन टंगे रह जाते हैं फिर वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन वर्कर है जो एब्सेंट है. लेटर द टाइम कीपर रिकॉर्ड द अटेंडेंस इन द अटेंडेंस रजिस्टर एंड सब्सिक्वेंटली इट इज पास्ड ऑन द पेरोल डिपार्टमेंट. बाद में क्या करता है, जो अटेंडेंस मार्कर होता है मतलब जो भी पर्सन अटेंडेंस लेता है वो उन सभी को नोट कर लेता है कि कौन वर्कर आज आए थे, कौन वर्कर एब्सेंट थे और फिर उस इंफॉर्मेशन को जो आपका डिपार्टमेंट होता है पेरोल डिपार्टमेंट उसे ट्रांसफर कर देता है. नेक्स्ट हैगा जो मेथड हैगा वो हैगा टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक का. तो द टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड द टाइम ऑफ द वर्कर. टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक क्या होती है? एक मैकेनिकल डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली वर्कर का टाइम रिकॉर्ड करती है. अंडर दिस मेथड ईच वर्कर इज गिवन अ टाइम कार्ड विच कीप्ड इन अ ट्रे नियर द फैक्ट्री गेट एंड एज द वर्कर एंटर द गेट ही पिक अप द कार्ड फ्रॉम द गेट, put it in the time recording clock which print the exact time of arrival in proper space against the particular day. टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक के अंदर मेथड के अंदर क्या करा जाता है, हर एक वर्कर का एक टाइम कार्ड बनाया जाता है जो कि फैक्ट्री के गेट पर अवेलेबल होता है. जब भी कोई वर्कर आता है तो वो उस टाइम कार्ड को उस मैकेनिकल डिवाइस में लगाता है तो उस पर उसका एक्चुअल टाइम प्रिंट हो जाता है मैकेनिकली ऑटोमेटिकली. तो ये एक अच्छा मेथड हैगा टाइम रिकॉर्ड करने का जिसके थ्रू किसी भी वर्कर की एब्सेंट और प्रेजेंट लगती है. ठीक है. तो ये आपके तीन मेथड हैं टाइम कीपिंग के जो मैंने आपको तीनों एक्सप्लेन कर दिए. तीन ही आपको करने हैं आपके सिलेबस के अंदर, इन्हीं के बारे में बताया गया है. अब देखिए नेक्स्ट है हमारा टाइम बुकिंग का कंसेप्ट. तो टाइम बुकिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम स्पेंट बाय वर्कर ऑन डिफरेंट जॉब और वर्क ऑर्डर कैरिड आउट बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अटेंडेंस इन द फैक्ट्री. क्या बोला है? टाइम बुकिंग का मतलब होता है कि किसी वर्कर ने किस जॉब पर या किस काम पर कितना टाइम दिया उस चीज को रिकॉर्ड करना जब वो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा होता है ओवरऑल. तो वो चीज कहलाती है आपकी टाइम बुकिंग. द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम बुकिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? टू इंश्योर दैट टाइम स्पेंड बाय अ वर्कर इन फैक्ट्री इज प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड ऑन डिफरेंट जॉब. ये पता लगता रहे कि अगर कोई वर्कर कंपनी के अंदर काम कर रहा है, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो वो किस जॉब पर कितना टाइम दे रहा है और वो टाइम वेस्ट कितना कर रहा है, एक तरीके से आइडल टाइम कितना रह रहा है, वो चीज पता लगती रहती है इसकी मदद से. नेक्स्ट है टू असरटेन द लेबर कॉस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल जॉब और वर्क. हर जॉब की और वर्क की इंडिविजुअली कॉस्ट पता लगती है. Next, to provide a basis for apportionment of overhead expenses over job or work order when the method of or allocation of overhead depend upon time spent on different job.
जब क्या होता है ओवरहेड जो है उन्हें एलोकेट करना होता है जॉब के बेसिस पर, तो इसकी मदद से वो आसानी से हो जाता है क्योंकि हमें पता होता है कि जॉब पर कितना टाइम लगा है, तो उसकी मदद से हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट टू ascertain अनप्रोडक्टिव टाइम और आइडल टाइम एज टू मेक एफर्ट टू कीप इन लिमिट। अनप्रोडक्टिव टाइम कितना है, आइडल टाइम कितना है, वो चीज मेजर हो जाती है जिसकी वजह से क्या कर हो पाता है, फिर इनको लिमिट करा जा सकता है। टू नो द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब शो दैट बोनस कैन बी पेड एज पर इंसेंटिव स्कीम। एक जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, तो उसके बेसिस पर फिर क्या करा जा सके, बोनस दिया जा सके, इसकी मदद इस चीज में ये मदद करता है टाइम बुकिंग। Next, to know the efficiency of worker, it is necessary to make the comparison of actual time taken with time allowed for completing a particular task. वर्कर की एफिशिएंसी जानने में मदद करता है कि किसी वर्क को करने में कितना टाइम लगता है और एक्चुअल में वर्कर ने कितना टाइम लिया है, उससे उसकी एफिशिएंसी का भी पता लगता है। टाइम बुकिंग के मेथड बताएंगे, 5 मेथड करने हैं आपको। डेली टाइम शीट, वीकली टाइम शीट, जॉब टिकट, लेबर कॉस्ट कार्ड, टाइम एंड जॉब कार्ड। ये आपके 5 मेथड हैंगे जो आपको टाइम बुकिंग के अंदर करने हैं। पहला आएगा डेली टाइम शीट। तो इन दिस मेथड ईच वर्कर रिकॉर्ड द टाइम स्पेंड बाय हिम ऑन वर्क ड्यूरिंग द डे फॉर विच अ शीट इज प्रोवाइडेड टू ईच वर्कर। द टाइम इज रिकॉर्डेड डेली एंड हेंस एक्यूरेसी इज मेंटेन्ड। डेली टाइम शीट के अंदर क्या करा जाता है, हर वर्कर को एक टाइम शीट दी जाती है जिसके अंदर उसे उसने आज कहाँ-कहाँ कितना-कितना टाइम स्पेंड करा जॉब पर, वो चीज़ मेंशन करनी होती है जिसकी मदद से क्या हो पाता है, एक्यूरेसी मेंटेन हो पाती है। नेक्स्ट है वीकली टाइम शीट। तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डेली टाइम शीट एंड वीकली टाइम शीट इज दैट दीज शीट आर मेंटेन्ड ऑन वीकली बेसिस। दिस मीन्स दैट ईच वर्कर प्रिपेयर दी शीट वीकली रेदर देन डेली। वीकली शीट में और डेली शीट में बस यही डिफरेंस है, डेली शीट डेली प्रिपेयर करता है वर्कर, वीकली शीट वीक में मेंटेन करी जाती है कि पूरे वीक में उसने किस जॉब को कितना टाइम दिया, किस क्या काम करने में अपना टाइम स्पेंड करा, वो चीज़ लिखनी होती है डेली वीकली टाइम शीट के अंदर। थर्ड आएगी हमारी जॉब टिकट। तो जॉब टिकट आर गिवन टू ऑल वर्कर वेयर टाइम फॉर कमेंसिंग द जॉब इज रिकॉर्डेड एज वेल एज टाइम व्हेन द जॉब इज कंप्लीटेड। जॉब टिकट के अंदर क्या होता है, जॉब टिकट भी हर वर्कर को दी जाती है, हर जॉब के लिए दी जाती है, जिसके अंदर जब वो जॉब उस जॉब पर काम स्टार्ट करता है वो लिखता है, उसके बाद जब उस जॉब पर काम खत्म करता है तो वो लिखता है। द जॉब टिकट आर गिवन फॉर ईच जॉब एंड रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम एज मेंशन्ड अबव हेल्प अस टू ascertain द टाइम टेकन फॉर ईच जॉब। तो हर जॉब का टाइम रिकॉर्ड करती है और हमें ये जानने में मदद करती है कि एक जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है। नेक्स्ट हैगा लेबर कॉस्ट कार्ड। तो दिस कार्ड इज मींट फॉर अ जॉब व्हिच इन्वॉल्व सेवरल ऑपरेशन और स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन। इंस्टेड ऑफ गिविंग वन कार्ड टू ईच वर्कर, ओनली वन कार्ड इज पास्ड टू ऑल वर्कर एंड टाइम टेकन ऑन जॉब इज रिकॉर्डेड बाय ईच वन ऑफ देम। लेबर कॉस्ट कार्ड क्या होता है, ये उस जॉब के लिए है जिसमें कई सारे स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन होते हैं या फिर कई सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो हर वर्कर को अलग-अलग एक जॉब कार्ड देने की बजाय सभी लेबर्स के लिए एक कार्ड इशू कर दिया जाता है जिसमें सभी को अपना-अपना टाइम मेंशन करना होता है। नेक्स्ट हैगा टाइम एंड जॉब कार्ड। तो दिस कार्ड इज कंबाइंड रिकॉर्ड व्हिच शोज बोथ द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ जॉब एज वेल एज अटेंडेंस टाइम। देयरफॉर देयर इज नो नीड टू कीप सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ बोथ टाइम टेकन एंड अटेंडेंस टाइम। टाइम एंड जॉब कार्ड क्या होता है, ये एक तरीके का मेथड है जिसके अंदर कंबाइंड रिकॉर्ड बनाया जाता है कि किसी जॉब पर कितना टाइम दिया और आपने अपना अटेंडेंस टाइम क्या है, इन दोनों को एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि कितना टाइम आप फैक्ट्री में रहे हो और आपने उसमें से कितना टाइम किस जॉब को दिया है, तो वो कहलाता है आपका टाइम एंड जॉब कार्ड। तो ये आपके 5 मेथड हैंगे, 5 तरीके हैंगे जिसकी मदद से क्या करा जाता है, टाइम बुकिंग करी जाती है, ठीक है? अब नेक्स्ट कांसेप्ट जो हमें देखना है वो है लेबर टर्नओवर का। तो लेबर टर्नओवर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन इज अ चेंज इन लेबर फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड मेजर्ड अगेंस्ट अ सूटेबल इंडेक्स। लेबर टर्नओवर क्या होता है, एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टाइम पीरियड में, मतलब स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, 1 साल 1 महीने में कितने लेबर का टर्नओवर हुआ, कितने लोग आए, कितने नए लोग आए, कितने पुराने लोग गए, ये चीज कहलाती है आपकी लेबर टर्नओवर। The rate of labor turnover in an industry depend upon several factors such as nature of industry, its size, location and composition of labor force. लेबर टर्नओवर किसी इंडस्ट्री का किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री मतलब किस तरीके की इंडस्ट्री है, इट्स साइज कंपनी का इंडस्ट्री का साइज क्या है, लोकेशन क्या है इंडस्ट्री की, कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स किस किस तरीके के लोग वहाँ काम करते हैं, मतलब स्किल्ड वर्कर हैं, अनस्किल्ड वर्कर हैं, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, उस चीज पर डिपेंड करता है किसी भी कंपनी का लेबर टर्नओवर। A controlled level of labor turnover is considered desirable because it helps the firm to adjust the size of its labor force in response to need such as seasonal change or change in technology.
एक अगर कंट्रोल्ड लेबर टर्नओवर होगा तो उससे क्या होता है, वो फर्म की हेल्प करता है उस कंपनी का लेबर साइज को मेंटेन करने में कि सीजनल जो हमारा सीजन होता है, सीजनल चेंजेस आते हैं, उस टाइम पर लेबर को सही से मेंटेन करा जा सके, लेबर का लेवल। और अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है तो उस टाइम पर लेबर का लेवल को चेंज करा जा सके, तो उस चीज में हमें लेबर टर्नओवर मदद करता है अगर एक कंट्रोल्ड लेवल रहता है लेबर टर्नओवर का। अब कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं लेबर टर्नओवर के, कि किसी भी कंपनी में जो ये लेबर्स का टर्नओवर होता है वो किन-किन रीज़न्स की वजह से होता है। तो 3 रीज़न्स होते हैं आपका, पर्सनल कॉज़, अनअवॉइडेबल कॉस्ट कॉज़ और अवॉइडेबल कॉज़। सबसे पहले पर्सनल कॉज़, तो वर्कर में लीव एम्प्लॉयमेंट प्योरली ऑन पर्सनल ग्राउंड। कभी-कभी वर्कर से खुद के पर्सनल रीज़न होते हैं जिन ग्राउंड्स पर वर्कर अपनी जॉब को छोड़कर चले जाते हैं। सबसे पहले डिसलाइक फॉर द जॉब, लोकेलिटी और एनवायरनमेंट। वर्कर को जॉब पसंद नहीं आती है, जॉब की लोकेलिटी जिस जगह पर परफॉर्म करी जाती है वो पसंद नहीं आती है, या जॉब का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा होता है। नेक्स्ट हैगा डोमेस्टिक ट्रबल एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर के ट्रबल्स की वजह से या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कई बार उन्हें छोड़नी पड़ती है। चेंज ऑफ लाइन फॉर बेटरमेंट, और अच्छा अपना स्टैंडर्ड करने के लिए, बेटरमेंट के लिए कभी कभार लाइन को चेंज करना पड़ता है, इसलिए छोड़ते हैं लोग वर्कर जॉब। फिर रिटायरमेंट ड्यू टू ओल्ड एज एंड इल हेल्थ, जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो अपनी ओल्ड एज की वजह से और इल हेल्थ, खराब तबीयत की वजह से जॉब को छोड़ देते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं पर्सनल कॉजेज। फिर आते हैं अनअवॉइडेबल कॉजेज, तो इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट बिकम ऑब्लिगेटरी ऑन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टू आस्क सम ऑफ द वर्कर टू लीव। कई बार क्या होता है, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से मैनेजमेंट को वर्कर से बोलना पड़ता है कि अब तुम्हें ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। दी सर्कमस्टांसेस आर कब कब, सबसे पहला रिट्रेंचमेंट ड्यू टू सीजनल ट्रेड, शॉर्टेज ऑफ एनी मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज, स्लैक मार्केट फॉर द प्रोडक्शन। जब या तो सीजनल ट्रेड हो, मतलब जो कंपनी है वो ऐसी चीजों से डील करती है जो सीजनल चीजें हो, तो जब ऑफ सीजन होता है तो कंपनी को अपने वर्कर्स को हटाना पड़ता है। या फिर मटेरियल कम है, जितने वर्कर हैं उतना मटेरियल ही नहीं है कंपनी के पास, रिसोर्सेज नहीं है, तो ये होता है। सेकंड है डिस्चार्ज ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, डिसिप्लिनरी ग्राउंड के बेसिस पर डिस्चार्ज करना पड़ता है। और डिस्चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूड और लॉन्ग एब्सेंस, जो एक वर्कर है वो काफी लंबे समय से एब्सेंस है या कंपनी लंबे समय से बंद है, तो उस टाइम पर डिस्चार्ज होना पड़ता है एम्प्लॉय को, वो चीज कहलाती है अनअवॉइडेबल कॉजेज में। थर्ड आते हैं हमारे अवॉइडेबल कॉजेज, तो अंडर दिस हेड में बी ग्रुप्ड द कॉज विच नीड द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट मोस्ट सो दैट द टर्नओवर में कीप लो बाय टेकिंग रेमेडियल मेजर। अवॉइडेबल कॉजेज क्या होते हैं, ऐसे कॉजेज जिन जो अवॉइड किए जा सकते हैं, अगर उन्हें कंट्रोल कर लिया जाए तो लेबर का टर्नओवर नहीं होगा। इसलिए ये ऐसे कॉजेज होते हैं जिन पर मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है, कि अगर मैनेजमेंट इनको कंट्रोल कर ले तो लेबर का टर्नओवर कम किया जा सकता है। द मेन रीजन फॉर विच वर्कर लीव आर, अवॉइडेबल कॉजेज के अंदर क्या क्या रीजन होते हैं जो वर्कर लीव करता है। सबसे पहला आएगा अनसूटेबिलिटी ऑफ द जॉब, कि जो जॉब है वो अनसूटेबल थी वर्कर के लिए, इसलिए उसने लीव कर दी। सेकंड है लो पे एंड अलाउंस, वर्कर को जितना पे या अलाउंस चाहिए, मतलब जितनी सैलरी चाहिए उतनी मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, इसलिए वर्कर लीव करता है। फिर अनसेटिस्फैक्टरीली वर्किंग कंडीशन, कुछ ऐसी वर्किंग कंडीशन है जो अनसेटिस्फैक्टरी हैं, जो वर्कर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं जैसी उसे चाहिए, इस वजह से वो वर्कर लीव करता है। अनहैप्पी रिलेशन विद कोवर्कर एंड अनसेटिस्फैक्टरी बिहेवियर ऑफ सुपीरियर, जो कोवर्कर हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं बन पा रही है, या जो सुपीरियर्स हैं उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं है वर्कर्स की, इस वजह से वो लीव करते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन राइवल ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हैगा, राइवल हैगा, कंपटीशन है, इस वजह से वर्कर को वो चीज पसंद नहीं आ रही है, इसलिए वर्कर लीव कर रहा है। तो ये सारे आपके अवॉइडेबल कॉजेज होते हैं जिन्हें अगर चाहे तो मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है और लेबर के टर्नओवर को कम कर सकता है। सबसे पहले मेथड ऑफ लेबर टर्नओवर मेजरमेंट में आपके पास 4 मेथड दिए गए हैं, एडिशन मेथड, सेपरेशन मेथड, फ्लक्स मेथड और रिप्लेसमेंट मेथड। जो लेबर टर्नओवर होता है उसे किस किस तरीके से मेजर करा जा सकता है। तो एडिशन मेथड में क्या है, अंडर दिस मेथड नंबर ऑफ एम्प्लॉय एडिड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कंप्यूटिंग लेबर टर्नओवर। इसके अंदर कितने वर्कर हमारे पास न्यू ऐड हुए हैं पिछले पीरियड में, उसके अकॉर्डिंग लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एडिशन अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हमारा लेबर टर्नओवर निकल के आता है। सेकंड है हमारा सेपरेशन मेथड, तो इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ टेकिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एडेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट ड्यूरिंग द पीरियड इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये एडिशन वाले का उल्टा है, इसके अंदर कितने एम्प्लॉय हमें पिछले पीरियड में छोड़कर गए इसके बेसिस पर लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करा जाता है। फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100, लेबर टर्नओवर हमारा निकल के आ जाएगा।
थर्ड है रिप्लेसमेंट मेथड। तो इन दिस मेथड नाइदर द एडिशन नॉर द सेपरेशन आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड इज टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कंप्यूटिंग द लेबर टर्नओवर। रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर ना तो कितने ऐड हुए ना कितने गए छोड़कर, ये नहीं देखा जाता है। इसमें ये देखा जाता है रिप्लेस कितने हुए, मतलब जो गए हैं उनकी जगह न्यू कितने आए हैं, इसके बेसिस पर हमारा लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करा जाता है। फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट है फ्लक्स मेथड। तो अंडर दिस मेथड लेबर टर्नओवर इज कैलकुलेटेड बाय टेकन इनटू कंसीडरेशन द एडिशन एज वेल एज सेपरेशन। द टर्नओवर कैन आल्सो कंप्यूटेड बाय टेकिंग रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन आल्सो। फ्लक्स मेथड के अंदर या तो एडिशन और सेपरेशन को लेकर कैलकुलेट करा जाता है लेबर टर्नओवर, या फिर रिप्लेसमेंट और सेपरेशन को लेकर लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करा जाता है। दो फॉर्मूले बनते हैं इसके, 1/2 नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर 1/2 नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। ये दो फॉर्मूले आते हैं आपके फ्लक्स मेथड के अंदर लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के। इससे रिलेटेड ये मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी है जो हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो में। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा आइडियल टाइम का। तो आइडियल टाइम कॉस्ट रिप्रेजेंट द वेजेस पेड फॉर द टाइम लॉस्ट ड्यूरिंग द वर्कर डज नॉट वर्क, टाइम फॉर विच वेजेस आर पेड बट नो वर्क इज डन। आइडियल टाइम क्या होता है? ऐसा टाइम पीरियड जब वर्कर जॉब पर तो होता है लेकिन काम कुछ नहीं करता है और हमें उसके लिए भी उसे पेमेंट करनी पड़ती है, तो ऐसे टाइम को हम आइडियल टाइम कहते हैं। मतलब जिस काम के लिए हमें पैसा देना पड़े लेकिन उस टाइम में कोई काम ना हो, वो कहलाता है आइडियल टाइम कॉस्ट आपकी। Idle time is the difference between time for which the employee are paid and payable to employee and the employee time booked against the cost object। इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिफरेंस बिटवीन कितने टाइम के लिए हमने पे करा और कितना हमारे उस टाइम में काम, मतलब जो काम हुआ वो कितने टाइम हुआ, इन दोनों चीजों के बीच का जो डिफरेंस आता है वो आइडल टाइम कहलाता है। दिस हैपन बिकॉज ड्यू टू वेरियस कॉजेज फॉर विच ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल द वर्कर रिमेन आइडल बट फुल वेजेस आर पेड टू हिम। जो ये होता है इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वर्कर जिस टाइम के लिए खाली होता है उसके लिए भी उसे वेजेस पे की जाती है। इवन फॉर द वर्कर हु आर पेड ऑन बेसिस ऑफ आउटपुट आइडल टाइम पेमेंट वे बी रिक्वायर्ड टू बी मेड। अब आइडल टाइम सबसे पहले आएगा हमारे पास नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है। तो दिस रिप्रेजेंट द टाइम द वेस्टेज विच कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड देयरफॉर द एम्प्लॉयर मस्ट बियर द लेबर कॉस्ट ऑफ दिस टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम वो आइडल टाइम होता है जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से और एम्प्लॉयर को उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, बट एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस इट टू लोवेस्ट पॉसिबल लेवल। लेकिन इस आइडल टाइम को कम जरूर किया जा सकता है और उसके लिए सारे स्टेप लिए जाने चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम आर टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम द फैक्ट्री गेट टू डिपार्टमेंट इन विच द वर्कर इज वर्क एंड बैक एट द एंड ऑफ द डे। टाइम टेकन is to work and back at the end of the day, time taken in picking up the work for the day, टाइम बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ वन वर्क एंड स्टार्ट ऑफ अनदर वर्क। ये एग्जांपल दिए आपको कि वो टाइम जब एक वर्कर फैक्ट्री में एंटर करता है वहां से लेकर उसे अपनी डिपार्टमेंट तक जाने में कितना टाइम लगता है, वो आइडल टाइम हो गया। अपने जब घर जाता है तो काम को वो छोड़ता है तब से लेकर फैक्ट्री गेट तक वापस जाने में उसे कितना टाइम लगा, ये आइडल टाइम हो जाता है। एक वर्क कंप्लीट हो गया, दूसरा वर्क स्टार्ट करने के बीच में जो टाइम वेस्ट होता है वो कहलाता है आपका आइडल टाइम। टाइम टेकन फॉर पर्सनल नीड लाइक टी और टॉयलेट, टाइम टेकन फॉर मशीन मेंटेनेंस, टाइम टेकन फॉर वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, प्रिंट आउट, मशीन सेटअप एटसेट्रा। क्या क्या बताए हैं? चाय पीने का टाइम, वॉशरूम वगैरह जाने का टाइम जो होता है, मशीन की मेंटेनेंस का जो टाइम हो गया आपका, टाइम टेकन फॉर वेटिंग, इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट करने के लिए, प्रिंट आउट्स के लिए, मशीन सेटअप टाइम का जो ये टाइम होता है, ये सारा क्या कहलाता है आपका आइडल टाइम का पार्ट ये होता है। इस नॉर्मल आइडल टाइम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? तो नॉर्मल आइडल टाइम इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट एज सच शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो ये नॉर्मल आइडल टाइम होता है ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है तो इसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम कैन बी ट्रीटेड एज आइटम ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस एंड रिकवर्ड एज इनडायरेक्ट चार्ज और एडेड टू लेबर कॉस्ट। ये जो होता है ये हमारा एक तरीके से फैक्ट्री एक्सपेंस होता है जो कि या तो हम एज अ इनडायरेक्ट चार्जेस रिकवर करते हैं या फिर लेबर कॉस्ट में रिकवर करते हैं। सेकंड टाइप का होता है हमारा एबनॉर्मल आइडल टाइम जो होता है, इट इज दैट टाइम द वेस्टेज ऑफ विच कैन बी अवॉइडेड इफ प्रॉपर प्रिकॉशंस आर टेकन। ये ऐसा आइडल टाइम होता है जिसे हम खत्म कर सकते हैं अगर सही प्रिकॉशंस हम लें। एग्जाम्पल क्या है? टाइम वेस्टेड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी ऑन अकाउंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इंजीनियर,
वर्कर की इनएफिशिएंसी की वजह से जब मशीन का ब्रेकडाउन हो जाए तो उसके वजह से जो टाइम वेस्ट होता है वो कहलाता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, शॉर्टेज हो जाए मटेरियल की, पावर सप्लाई की फेलियर हो जाए, या इंस्ट्रक्शंस के लिए जो वेट करना पड़ता है, टूल्स के लिए जो वेट करना पड़ता है, रॉ मटेरियल के लिए वेट, स्ट्राइक्स हो गई, लॉकआउट हो गए फैक्ट्री गेट के, ये सारी चीजें होती हैं। इनकी वजह से जब टाइम वेस्ट होता है तो वो कहलाता है हमारा एबनॉर्मल आइडल टाइम। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग दैट ऑल एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट एंड सच वेज पेड फॉर एबनॉर्मल आइडल टाइम शुड बी not from part of cost of production, hence it is to be debited to costing profit and loss account। कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है कि कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर ये देखा जाता है कि अगर कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंस है तो उसे हम कॉस्ट ना मानकर क्या करते हैं, एक तरीके का एक्सपेंस मान लेते हैं और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं उसे, ना कि उस उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। तो जो ये एबनॉर्मल आइडल टाइम होता है इसे हम कॉस्टिंग एंड पी&एल के डेबिट साइड में लेकर ट्रांसफर करते हैं। ये था कंसेप्ट आपका आइडल टाइम का। तो ओवर टाइम क्या होता है, इट इज द वर्क डन बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग पीरियड इन अ डे और वीक। एक वीक के अंदर या एक डे के अंदर जो हम नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा टाइम काम करवाते हैं वर्कर, मतलब जो ज्यादा टाइम काम करते हैं, वो चीज कहलाती है आपकी ओवर टाइम। फॉर ओवर टाइम डन द वर्कर आर गिवन डबल द वेज फॉर द ओवर टाइम डन। ओवर टाइम करने के लिए जो वर्करों को वेज दी जाती है वो नॉर्मल वेज का डबल दी जाती है। द एडिशनल अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ ओवर टाइम इज एन ओवर टाइम प्रीमियम। जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करी जाती है नॉर्मल वेज से वो क्या कहलाती है, आपकी ओवर टाइम प्रीमियम कहलाती है। ओवर टाइम इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड शुड नॉट बी इनकरेज्ड एज इट हैज फॉलोइंग डिसएडवांटेज। ओवर टाइम से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इसलिए इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, ओवर टाइम इज पेड एट हायर रेट से हमें पे करना पड़ता है, डबल देनी पड़ती है। ओवर टाइम इज डन एट लेट आवर व्हेन वर्कर हैव बिकम टायर्ड एंड एफिशिएंसी विल इट मच आर ड्यूरिंग एज नॉर्मल वर्किंग आवर। ओवर टाइम कब करवाई जाती है, जब वर्कर का नॉर्मल टाइम खत्म हो जाता है, उससे ऊपर उससे कम करवाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है वर्कर की। वर्कर विल डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग स्लोली ड्यूरिंग द नॉर्मल आवर एंड कंप्लीट द वर्क यूजिंग ओवर टाइम टू अर्न मोर। इसकी वजह से क्या होता है, वर्कर की जो हैबिट होती है वो धीरे धीरे काम करने की पड़ जाती है और वो और ज्यादा कमाने के लिए ओवर टाइम में काम कंप्लीट करता है। एक्सपेंसेस लाइक लाइटनिंग, कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, वियर एंड टीयर ऑफ मशीन विल इंक्रीज डिसप्रोपोर्शनेटली। ओवर टाइम की वजह से लाइटनिंग का खर्चा बढ़ता है, सुपरवाइजिंग की कॉस्ट बढ़ती है, वियर एंड टीयर होता है मशीनरी का। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस आपके होते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या होता है ओवर टाइम का, कॉस्ट रिकॉर्ड में 5 तरीकों से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, 4 तरीकों से किया जाता है आपका ओवर टाइम का ट्रीटमेंट। व्हेन ओवर टाइम इज वर्क ड्यू टू एक्सिजेंस और अर्जेंसी ऑफ वर्क, द बेसिक नॉर्मल पेमेंट इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड चार्ज टू प्रोडक्शन और कॉस्ट यूनिट ऑन विच द वर्कर इज एम्प्लॉयड। जब ओवर टाइम किस वजह से करा जाए, आपका अर्जेंसी की वजह से, अर्जेंट काम है उसको पूरा करने के लिए ओवर टाइम करा जाए, तो इसे हम नॉर्मल पेमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की तरह प्रोडक्शन में चार्ज करते हैं या फिर कॉस्ट यूनिट पर चार्ज करते हैं। फिर इफ ओवरटाइम इज स्पेंट एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर देन द एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग ओवरटाइम प्रीमियम इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट वेज एंड शुड चार्ज टू जॉब। अगर जो ओवरटाइम है वो किस वजह से किया जा रहा है, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है, तो उसे हम पूरा पूरा डायरेक्ट वेज ट्रीट करते हैं और जॉब पर चार्ज कर देते हैं। When the overtime is worked due to lack of capacity, a general policy of company, then the total amount paid is treated as direct wage, which is computed at estimated rate based on figure of the previous year। जब ओवर टाइम किस वजह से हो, कैपेसिटी की कमी की वजह से हो, तो उस टाइम पर क्या करा जाता है, इसे डायरेक्ट वेज ही ट्रीट करा जाता है और इसका जो रेट होता है वो प्रीवियस ईयर से लिया जाता है। ओवर टाइम वर्कड ऑन अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन सच एज फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा शुड नॉट चार्ज टू कॉस्ट बट कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ इंटीग्रेटेड अकाउंट आर मेंटेन्ड। अगर ओवर टाइम किस वजह से किया जा रहा है, एबनॉर्मल कंडीशन हो गई है, मतलब फ्लड आ गई है, अर्थक्वेक आ गई है, उनमें डिमांड पूरी करने के लिए ओवर टाइम करा जा रहा है, तो उसे हम कॉस्ट में चार्ज ना करके कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने एक ओवर टाइम का क्वेश्चन दिया है, ओवर टाइम नॉर्मल टाइम का, जिसे हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें कवर करेंगे। उसके बाद है आपकी मेथड ऑफ वेज पेमेंट। जो वर्कर्स को वेजेस दी जाती हैं उसके 3 मेथड आपको सिलेबस में कवर करने हैं, किन किन तरीकों से वो वेज कैलकुलेट करी जाती है। पहला हैगा रोवन वेज प्लान, दूसरा है हाल्जर वेज प्लान और तीसरा है टेलर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम।
तो सबसे पहले हाल से प्रीमियम प्लान क्या कहता है, अंडर दिस मेथड द वर्कर इज गिवन वेज फॉर एक्चुअल टाइम टेकन एंड बोनस इक्वल टू हाफ ऑफ वेज फॉर टाइम सेव्ड। हाल से प्रीमियम के अंदर वर्कर को नॉर्मल वेज दी जाती है जितना उसने एक्चुअल टाइम काम करा है, उसके अलावा बोनस दिया जाता है वर्कर को, और बोनस कितना दिया जाता है, जितना टाइम उसने सेव करा उसके हाफ अमाउंट का बोनस वर्कर को दिया जाता है। द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग ईच जॉब और ऑपरेशन इज फिक्स्ड। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो बता दिया जाता है कि किसी जॉब को करने का स्टैंडर्ड टाइम ये है। अब अगर वर्कर उससे कम टाइम में उस जॉब को कंप्लीट कर देता है तो उसके लिए उसे बोनस मिलता है, जो कि कैसे कैलकुलेट करा जाता है, देखिए टोटल अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए एच मल्टीप्लाई आर करते हैं, इससे आपकी एक्चुअल जो वेज होती है वो आती है, फिर उसमें हम ऐड करते हैं 50% मल्टीप्लाई बाय एस माइनस एच मल्टीप्लाई बाय आर। अब यहाँ पर एच का मतलब है आवर वर्क की कितने जितने टाइम काम करा है, आर का मतलब है रेट, और एस का मतलब है स्टैंडर्ड टाइम। मतलब स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में जितने कम टाइम में काम करा है उसको कैलकुलेट करेंगे, उसका 50% उसे एज अ बोनस देते हैं। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एडवांटेजेस क्या होते हैं, इट गारंटी टाइम वेजेस टू वर्कर, वर्कर को टाइम वेजेस मिलते हैं। The wage of time saved are shared by both employer and worker, so it helpful in reducing labor cost per unit। जो टाइम बचता है उसका पैसा दोनों में शेयर होता है, मतलब बेनिफिट दोनों को शेयर होता है, एम्प्लॉयर को भी और वर्कर को भी, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। इट मोटिवेट एफिशिएंट वर्कर टू वर्क मोर, देयर इज इंक्रीजिंग इंसेंटिव टू एफिशिएंट वर्कर। इसके अंदर वर्कर जो एफिशिएंट होते हैं वो मोटिवेट होते हैं क्योंकि वो जल्दी काम कंप्लीट कर कर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज रिड्यूस्ड विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क सफर बिकॉज वर्कर आर इन हरी टू सेव मोर एंड मोर गेट मोर एंड मोर बोनस। डिसएडवांटेज क्या होता है, जो वर्क की क्वालिटी होती है वो सफर करती है क्योंकि जल्दबाजी में जल्दी काम करने की वजह से जो वर्कर होते हैं वो जल्दबाजी में काम करते हैं। वर्कर क्रिटिसाइज दिस मेथड ऑन ग्राउंड दैट द एम्प्लॉयर गेट शेयर ऑफ वेज ऑफ टाइम सेव्ड। वर्कर और क्या किस लिए ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसके अंदर वर्कर को लगता है कि जो टाइम हमने बचाया है उसका फायदा एम्प्लॉयर को क्यों मिल रहा है। ये इसका एक क्वेश्चन दिया है मैंने, जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो में कवर करेंगे। दूसरा तरीका होता है रोवन प्लान। तो दिस प्रीमियम बोनस प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर जेम्स रोवन। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ हालसे प्लान इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम सेव्ड, बट बोनस आवर्स आर कैलकुलेटेड एज प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन which the time saved beareth the time allowed and they are paid for at time rate। रोवन प्लान भी क्या है, एक तरीके का वही प्लान है जिसमें जितना टाइम बचाएगा वर्कर उसके अकॉर्डिंग उसे बोनस मिलता है, लेकिन इसके अंदर बोनस दूसरे तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। उसके अंदर हालसे में क्या था कि 50% जितना टाइम बचाया उसका 50% वर्कर को दिया जाता था, 50% एम्प्लॉयर को। लेकिन रोवन प्लान के अंदर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर दिया जाता है, स्टैंडर्ड आवर और जो आपके एक्चुअल आवर हैं उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपका बोनस कैलकुलेट करा जाता है। फॉर्मूला है एच मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एस माइनस एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन में एस। ये आपका फॉर्मूला है। एच का मतलब आवर वर्क, आर का मतलब रेट पर आवर, एस का मतलब स्टैंडर्ड टाइम। इसमें फॉर्मूला लिखने में लिखा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आ रहा, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको जिस तरीके से लिख के दिखाऊंगा तो आपको वो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इट गारंटी टाइम वेस्ट टू वर्कर, वर्कर को टाइम वेस्ट मिलता है, वही क्वालिटी है कि ऊपर वाले की। द क्वालिटी ऑफ वर्क डज नॉट सफर एज दे आर नॉट इंट्रोड्यूस टू रश थ्रू प्रोडक्शन एज बोनस इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एट हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। इसके अंदर वर्क की क्वालिटी सफर नहीं करती है क्योंकि इसके अंदर जल्दबाजी में काम नहीं करना होता है, क्योंकि जल्दबाजी में करने से डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, लेकिन अगर आप एफिशिएंटली काम करेंगे तो जो इंसेंटिव है वो ज्यादा बढ़ता है इसके अंदर। लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज रिड्यूस्ड बिकॉज वेजेस ऑफ टाइम शेव्ड आर शेयर्ड बाय एम्प्लॉयर, वही लेबर कॉस्ट भी पर यूनिट कम होती है और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट भी रिड्यूस होती है हमारी। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, तो द रोमन प्लान इज क्रिटिसाइज्ड बाय द वर्कर ऑन ग्राउंड दैट दे डू नॉट गेट द फुल बेनिफिट ऑफ टाइम सेव्ड बाय देम एंड दे आर पेड बोनस फॉर अ पोर्शन ऑफ टाइम सेव्ड। वही सेम डिसएडवांटेज है कि वर्कर को ये लगता है कि जो टाइम हमने बचाया उसका पूरा शेयर हमें क्यों नहीं मिलता है। दूसरा, the Rowan plan suffer from another drawback that the two worker, one very efficient and other not so efficient, may get same bonus। इसके अंदर एक क्या है इसका डिसएडवांटेज, चाहे कोई एफिशिएंट वर्कर हो या कम एफिशिएंट वर्कर हो, दोनों को बोनस सेम मिलता है। तो ये इसके दो ड्रॉबैक हो जाते हैं। ये आपको इसका मैंने सॉल्यूशन दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है और सॉल्यूशन दिया है जिसे हम प्रैक्टिकल वाली वीडियो में कवर करेंगे। थर्ड है जो तरीका वो है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम।
So Taylor is regarded as father of scientific management and has recommended a system of differential piece rate. According to him, there are only two class of worker, efficient and inefficient. He suggests that while efficient workers should be encouraged to maximum possible extent, the inefficient should be penalized. टेलर शिफ्ट क्या है, ये इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माना जाता है। इन्होंने जो डिफरेंशियल वेज सिस्टम दिया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या है कि वर्कर दो तरीके के होते हैं, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। एफिशिएंट वर्कर को हमें प्रमोट करना चाहिए, उसे इंसेंटिव्स देने चाहिए, और जो इनएफिशिएंट वर्कर होता है उसके ऊपर हमें पेनल्टीज लगानी चाहिए ताकि वो भी अच्छे से काम करे। इन ऑर्डर टू डू दिस ही हैज सजेस्टेड टू रेट फॉर द टू क्लास ऑफ वर्कर दैट अकॉर्डिंग टू टेलर इफ द वर्कर आर एफिशिएंट they should be paid 120% of normal fees, और if they are efficient they should be paid 80% of the normal rate। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने दो रेट बता दिए हैं कि अगर एक एफिशिएंट वर्कर है तो उसे नॉर्मल रेट का 120% देना चाहिए हमें, जिससे उसे इंसेंटिव मिले, और एक अगर इनएफिशिएंट वर्कर है तो उसे नॉर्मल वेज का 80% देना चाहिए जिससे उसे पेनल्टी लगे। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या हैं? देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू द वर्कर विच हेल्प टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर वर्कर के पास एक तरीका होता है कि वो अच्छा काम कर कर हायर प्रोडक्टिविटी अचीव कर सके और अच्छा पैसा कमा सके। ड्यू टू द इंसेंटिव बेस्ट वर्कर आर अट्रैक्टेड टू कंपनी। जो अच्छे वर्कर होते हैं वो इंसेंटिव की वजह से कंपनी के पास आते हैं, काम करते हैं। दिस मेथड इज क्वाइट सिंपल एंड हेंस इजी टू अंडरस्टैंड। ये सिंपल है और इजिली समझने वाला मेथड है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? स्लो वर्कर एंड बिगिनर आर पेनलाइज्ड सेवरली। सिमिलर वर्कर गेट पेनलाइज्ड फॉर रीजन बियॉन्ड देयर कंट्रोल। जो इनएफिशिएंट मतलब जो स्लो वर्कर होते हैं या वर्कर जिनको कोई प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी इस पेनल्टी में भागीदारी फिर बनना पड़ता है, मतलब उन पर भी ये पेनल्टी लग जाती है। इन एन एंग्जाइटी टू प्रोड्यूस मोर क्वालिटी में बी नेग्लेक्टेड इन ऑर्डर टू अचीव हायर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर भी जो क्वालिटी है वो सफर करती है क्योंकि वर्कर को हायर प्रोडक्शन चाहिए होता है अच्छा इंसेंटिव कमाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आकर आपकी जो ये यूनिट नंबर 2 है इसकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। दोनों कंसेप्ट आपको कवर करवा दिए, मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट दोनों का। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।